हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं मिशन प्राइम मिनिस्टर का एपिसोड नंबर 2। रात के 10 बज रहे थे। देवराज चौहान स्थानीय मार्केट की पार्किंग के अंधेरे वाले हिस्से में खड़ा था। पार्किंग में 30-35 के करीब गाड़ियां खड़ी दिख रही थी। पार्किंग अटेंडेंट भी था। जगमोहन से हुई बात के अनुसार अख्तर आलम जिस गाड़ी में था वो गाड़ी इसी पार्किंग में मौजूद थी। जगमोहन को यह खबर कंपनी के ऑफिसर से मिली थी, जो कि नेट पर अख्तर आलम के नंबर पर नजर रख रहा था, नंबर की लोकेशन ट्रेस कर रहा था। उसने बताया कि जिस व्यक्ति के पास वो फोन नंबर है वो मार्केट में शॉप नंबर 10 की पहली मंजिल पर मौजूद है। यानी कि अख्तर आलम के बारे में इंच इंच की खबर मिल रही थी। देवराज चौहान चाहता तो अख्तर आलम तक पहुंच सकता था, परंतु ऐसा उसका जरा भी इरादा नहीं था। वो तो अख्तर पर ऐसे मौके पर हाथ डालना चाहता था कि वो फड़फड़ा भी न सके। साथ ही उन जगहों की लिस्ट भी बना लेना चाहता था जहां जहां अख्तर आलम जाता रहता है। इस वक्त देवराज चौहान पार्किंग के अंधेरे वाली जगह पर खड़ा अख्तर आलम के आने का इंतजार कर रहा था। जगमोहन से उसने कह रखा था कि जब अख्तर के पार्किंग की तरफ आने का संकेत मिले तो उसे खबर कर दे। ऊपर यह बात जगमोहन ने फोन पर कंपनी के ऑफिसर से कह दी थी, जबकि कंपनी के उस ऑफिसर का कहना था कि उसकी ड्यूटी 8 बजे खत्म हो जाती है। ऐसे में उसका यहां रुके रहना ठीक नहीं। परंतु जगमोहन ने उसे वहीं टिका रखा कि अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ। 10:50 पर देवराज चौहान को जगमोहन का फोन आया। कहो, देवराज चौहान ने बात की। अख्तर पार्किंग की तरफ आ रहा है। जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। अभी मालूम हो जाएगा। देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। पैनी निगाह अंधेरे में उस तरफ जा टिकी जहां से पार्किंग में प्रवेश किया जाता था। 7-8 मिनट बीते कि 4 लोगों ने एक साथ पार्किंग के गेट के भीतर प्रवेश किया। अंधेरा था, वो स्पष्ट नहीं दिख रहे थे, परंतु देवराज चौहान को अख्तर आलम को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसकी चाल ढाल से आसानी से पहचान लिया। देवराज चौहान सतर्क हो चुका था, होठ भिज चुके थे। वे चारों खामोश थे, आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। देवराज चौहान उनसे 15 कदमों की दूरी पर था। इसके साथ ही देवराज चौहान अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा, जो कि पार्किंग में ही कुछ दूर खड़ी थी। देवराज चौहान अपनी कार में जा बैठा कि तभी किसी गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज सुनी। इसके साथ ही देवराज चौहान ने अपनी कार भी स्टार्ट कर ली, लेकिन हेडलाइट ऑन नहीं की। फिर उसने खड़े वाहनों की कतार में से एक बोलेरो गाड़ी को निकलकर पार्किंग के गेट की तरफ बढ़ते देखा। भीतर 4 लोगों के बैठे होने का एहसास हुआ। आगे जाकर वो गाड़ी पार्किंग गेट पर रुकी। अटेंडेंट को उस गाड़ी ने पैसे दिए, फिर बाहर निकल गई। उसी पल देवराज चौहान ने हेडलाइट ऑन की और कार आगे बढ़ा दी। बिना रुके अटेंडेंट को 100 का नोट थमाया और पार्किंग से बाहर आकर मुख्य सड़क पर जाते वाहनों में शामिल हो गया। बोलेरो 50 मीटर आगे चल रही थी। उसकी टेल लाइटें चमक रही थी। आखिर अख्तर आलम को ढूंढ ही निकाला। देवराज चौहान के चेहरे पर कहर भरी मुस्कान रेंग गई। अब उसे लगने लगा कि प्रधानमंत्री की हत्या की कोशिश का मामला संभव है कि वो रोक लेगा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का मिशन प्राइम मिनिस्टर फेल कर सकता है। ISI के मुंबई में इंडिया में फैले नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर सकता है। देवराज चौहान का इरादा अख्तर आलम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देने का था। ऐसे लोगों को सरकारी एजेंसियां बखूबी संभाल लेती है और भीतर छिपे सारे राज बाहर उगलवा लेती है। अख्तर तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो उसे ढूंढ लेगा। देवराज चौहान सावधानी के नाते बहुत आहिस्ता से, बहुत एहतियात से बोलेरो का पीछा कर रहा था। तभी फोन बज उठा। देवराज चौहान ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, वो अब सायन की तरफ जा रहा है। चंद पलों की खामोशी के बाद जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। हाँ, वो जिस रास्ते पर बढ़ रहा है उस हिसाब से अगले 10 मिनट में वो सायन पहुंच जाएगा। तुमने उसे देखा? हाँ, साथ में और लोग भी थे, 3 लोग। कौन सी गाड़ी पर हैं? बोलेरो। देवराज चौहान की निगाह 100 फीट आगे जाती बोलेरो पर थी। सड़क वाहनों से भरी हुई थी। ऐसे में उन लोगों को यह शक कभी भी नहीं हो सकता था कि उनका पीछा किया जा रहा है। अब क्या करोगे? उधर से जगमोहन ने पूछा। सिर्फ पीछा नजर रखूंगा, उसके बाद मुझे उस हर जगह का पता चाहिए जहां जहां अख्तर आलम गया। देवराज चौहान ने कहा, यह मैं उस ऑफिसर से कह चुका हूं।
वो अब अपना काम खत्म करने को कह रहा है। उससे पूछो कि क्या ऐसा इंतजाम हो सकता है कि हमें मालूम हो सके कि रात वो कहाँ गया, कहाँ रहा। पूछ कर बताता हूँ। इसके साथ ही फोन बंद हो गया। 5 मिनट बाद ही जगमोहन का फोन आया। वो कहता है कि इस फोन नंबर को ट्रैकिंग सिस्टम पर डाल देने से सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती रहेगी रात भर, मतलब कि हमारा काम हो जाएगा। उसे कहो नंबर ट्रैकिंग पर डाल दे और तुम बंगले पर पहुंचो। फुर्सत मिलते ही मैं भी बंगले पर पहुंच जाऊंगा, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। देवराज चौहान रात 2:45 पर बंगले पर पहुंचा। जगमोहन को नींद में डूबे पाया तो कपड़े बदलकर वो भी बेड पर जा लेटा। अख्तर आलम सायन की एक इमारत में था। वो सीधा उस इमारत में गया था। लोहे के फाटक वाली उस इमारत का गेट वॉचमैन ने बंद कर लिया था। वो 2 मंजिला इमारत थी। इमारत के कई हिस्से रोशन थे। देवराज चौहान अख्तर के बाहर निकलने के इंतजार में वहां से कुछ दूर अपनी कार में बैठा उस इमारत की निगरानी कर रहा था। 2 घंटे इंतजार किया परंतु अख्तर आलम बाहर नहीं निकला। अख्तर के मोबाइल नंबर को ट्रैकिंग सिस्टम ट्रेस कर रहा था। ऐसे में उसे कल मालूम हो जाना था कि अख्तर यहां से निकलकर कहां गया या रात भर यहीं रुका। वैसे देवराज चौहान को लग रहा था कि वो रात भर यहां रुक सकता है। ऐसे में देवराज चौहान वापस बंगले पर आ गया था। अगले दिन 9 बजे देवराज चौहान की आंख खुली तो जगमोहन बंगले पर नहीं था। देवराज चौहान ने जगमोहन को फोन किया। बात हुई। कहां पर हो? कंपनी के उसी ऑफिसर के पास। उसे घर से कंपनी ले जा रहा हूं। जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। कल इसे लाख दिया था, आज और डिमांड कर रहा है। कहता है कल वाला तो कल के लिए था, दे दो। इसकी वजह से ही हम अख्तर के पास आ पहुंचे हैं, देवराज चौहान ने कहा। अब अख्तर कहाँ है? जगमोहन ने पूछा। रात उसे सायन की इमारत में छोड़ आया था। अब तुम मुझे बताओ कि वो रात भर वहीं रहा या कहीं पर गया। इस विषय में कुछ देर बाद फोन करता हूं, करीब घंटे भर बाद। ये मेरे साथ है, ज्यादा बातें नहीं कर सकता। देवराज चौहान ने फोन बंद किया, कॉफी बनाई और कॉफी के घूंट भरते अखबार पर सरसरी निगाह मारने लगा। 1 घंटे तक नहा धोकर तैयार हुआ। बटर टोस्ट तैयार कर रहा था कि फोन बजा। कहो। देवराज चौहान ने मोबाइल उठाकर कॉल रिसीव की। तुम्हें अभी निकलना होगा। जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। वो अभी तक सायन की उसी इमारत में है। इसका मतलब वो उसका पक्का ठिकाना है। देवराज चौहान के होठ सिकुड़े। तभी तो रात भर वहीं रहा, अब वो कभी भी निकल सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस पर नजर रखकर तुम करना क्या चाहते हो। उस पर नजर तो हम उसके मोबाइल नंबर को ट्रेस करके भी रख सकते हैं। उन सारी जगह की लिस्ट ले लेना जहां 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 कल अख्तर आलम गया था, देवराज चौहान ने कहा। पर तुम्हारा प्लान क्या है? अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं। आज का दिन अख्तर पर और नजर रखूंगा। तुम उत्तम पाले का फोन नंबर भी ट्रेस करवाओ। मुझे उसकी भी खबर चाहिए कि वो कहां पर है। उसका नंबर दूसरी कंपनी का है, यहाँ बात नहीं बनेगी। तो दूसरी कंपनी में जाकर किसी से बात करो। यहाँ का मामला भी तो संभालना है। तुम कंपनी के ऑफिसर का नंबर मुझे दे दो, मेरा उसे दे दो और समझा दो कि आज का दिन उससे मैं बात करूंगा। वो अपना काम ठीक से करे। तुमने उसे पैसे दे दिए? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ। फिर वो ठीक से काम करेगा। उसका नंबर बताओ, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन ने बताया कि वो उसे कपूर कहकर बुलाता है। फिर उसका मोबाइल नंबर बताया। देवराज चौहान 11 बजे सायन की उस इमारत के कुछ पहले कार में बैठा उस 2 मंजिला इमारत को देख रहा था। उसका फाटक बंद था, सब कुछ शांत दिख रहा था। इमारत मुख्य सड़क पर थी। सड़क पर से वाहन निकल रहे थे। आसपास कतार में अन्य इमारतें थी। कुछ इमारतों में ऑफिस थे। उस 2 मंजिला इमारत के बाहर कोई बोर्ड नहीं लगा था कि जिससे मालूम हो सकता कि वहां कोई काम होता है। स्पष्ट था कि उस इमारत को प्राइवेट तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। देवराज चौहान ने कपूर को फोन किया। बात हुई। मुझे जगमोहन ने तुम्हारा नंबर दिया है, देवराज चौहान ने कहा। तुम उस नंबर को ट्रेस कर रहे हो? समझ गया। इस वक्त मैं नेट के सामने ही बैठा हूं। मुझे उसकी लोकेशन बताओ। फोन नंबर इस वक्त सायन की इमारत में है। इमारत का नंबर 402 है। वो रात से ही इस इमारत में है? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, निकला नहीं। कम से कम वो फोन उस इमारत से बाहर नहीं गया। उसके मालिक की मुझे खबर नहीं। फोन जहां होगा उसका मालिक भी वहीं होगा, ये तुम जानो। उधर से कपूर ने कहा। पर मामला क्या है? तुम्हें नोट मिल रहा है ना? लाख कल मिला, लाख आज मिला, देवराज चौहान ने कहा। हाँ, हालांकि ये ज्यादा रकम है, फिर भी हमने देने से इनकार नहीं किया। इसलिए तुम ये जानने की चेष्टा मत करो कि क्या हो रहा है। जो हम जानना चाहते हैं वो बताते रहो, देवराज चौहान ने कहा। उधर से कपूर की गहरी सांस लेने की आवाज आई। मैं फोन बंद कर रहा हूँ। जब भी फोन की लोकेशन बदले मुझे उसी वक्त फोन करना। मेरा नंबर तुम्हें मिल गया है? हाँ। मुझे हर उस जगह की लिस्ट चाहिए जहां जहां कल वो फोन नंबर गया।
लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, 1-2 घंटे में तैयार हो जाएगी। मैं फुर्सत के वक्त तुमसे मिलकर लिस्ट ले लूंगा, देवराज चौहान ने कहा। क्या ये काम कल भी चलेगा? उधर से कपूर ने पूछा। क्यों पूछ रहे हो? कल का भी मैं 1 लाख ही लूंगा, मिलेगा। मैं किसी झंझट में तो नहीं फंस रहा तुम लोगों का ये काम करके, कपूर ने दूसरी तरफ से एकाएक कहा। कोई झंझट नहीं है दोस्त, जो भी हो रहा है मामूली बात है, कोई गंभीर मामला नहीं है। देवराज चौहान ने उसे तसल्ली दी। सच कह रहे हो? तुम्हें शक क्यों कि सच नहीं कह रहा? देवराज चौहान ने पूछा। रोज का 1 लाख रुपया खर्च करना मामूली बात नहीं, मेरे लिए मामूली बात है। तुम सिर्फ काम की तरफ ध्यान दो, कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। 12:35 पर उस इमारत का गेट खुलता दिखा। देवराज चौहान सतर्क हो गया। खोलने वाला वॉचमैन की ड्रेस पहने था। वो गेट के पास ही खड़ा रहा। मिनट भर बीता कि वो बोलेरो गाड़ी बाहर निकली जिसका पीछा करते कल वो यहां तक आया था। दूर होने की वजह से देख नहीं पाया कि भीतर कितने लोग बैठे हैं, परंतु भीतर बैठे लोगों का एहसास हो गया था देवराज चौहान को। देवराज चौहान ने तुरंत कार स्टार्ट की। तभी देवराज चौहान का मोबाइल बजने लगा। वो समझ गया कि कपूर का फोन होगा। देवराज चौहान ने अपनी कार आगे बढ़ा दी और बोलेरो का पीछा करने लगा। हेलो, कार ड्राइव करते देवराज चौहान ने कॉल रिसीव की। मैं कपूर बोल रहा हूं, उस फोन नंबर की लोकेशन अभी अभी बदली है। वो नंबर करीब 40-45 की स्पीड पर जा रहा है। फोन का मालिक शायद गाड़ी में बैठा होगा। देवराज चौहान समझ गया कि उस बोलेरो में अख्तर आलम बैठा है। तुम इसी प्रकार नंबर को लोकेट करते रहो, जरूरत पड़ने पर तुम्हें फोन करूंगा, कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। बोलेरो और उसकी कार के बीच 6 गाड़ियां थी। सड़क पर भीड़ थी। देवराज चौहान को इस बात की फिक्र नहीं थी कि बोलेरो उसकी नजरों से ओझल हो सकती है। इतने ट्रैफिक में किसी गाड़ी का फौरन नजरों से दूर हो जाना आसान नहीं था। देवराज चौहान का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अख्तर आलम को उसने ढूंढ निकाला था। इस तरह पीछा करने का सिलसिला ज्यादा देर नहीं चल सकता था, ना ही अब पीछा करने में कोई फायदा था। अब अख्तर पर हाथ डालना जरूरी हो गया था। उसे पकड़कर मुंह खुलवाया जा सकता था और आईएसआई के एजेंट नबीस अली के मुंबई के जाल को तहस नहस करके प्रधानमंत्री की हत्या के प्रोग्राम को खराब किया जा सकता था। परंतु यह काम करना कैसे है, यही सोच रहा था देवराज चौहान। उसके पास 2 रास्ते थे, या तो ये काम वो खुद करे या पुलिस करे। मन में बार बार यही आ रहा था कि यह काम पुलिस बेहतर ढंग से कर सकती है। पुलिस के पास काम करने का अधिकार और अच्छा नेटवर्क होता है, और उसके सामने अख्तर आलम कोई मामूली इंसान नहीं था। वो ताकत रखता था। उसके पास आदमी थे, जाने कितने। ऐसे इंसान से पुलिस ही निपटे तो ज्यादा बेहतर था। परंतु पुलिस से संपर्क कैसे करेगा? देवराज चौहान की आंखों के सामने वानखेड़े का चेहरा उभरा। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े एक वो ही था जिस पर देवराज चौहान को भरोसा था। उससे फोन पर बात कर सकता था। वानखेड़े उसकी बात को बेहतर ढंग से समझ सकता है। वानखेड़े जानता है कि वो कभी गलत या झूठ नहीं कहता। उसके बाद वानखेड़े ने सब संभाल लेना था। प्रधानमंत्री की हत्या की जाने वाली है, यह सुनकर तो वानखेड़े ने पूरी तरह चौकस हो जाना था। इसी तरह की सोचें देवराज चौहान के मस्तिष्क में तैर रही थी। आधा घंटा हो गया था बोलेरो का पीछा करते हुए। कुछ देर बाद बोलेरो दादर पहुंची। मुख्य सड़क से हटकर कॉलोनी के बीच के रास्ते पर जाने लगी। देवराज चौहान सोच रहा था कि यह तो पक्का है कि अख्तर आलम प्रधानमंत्री की हत्या के काम के सिलसिले में ही भागा फिर रहा है। जरूर वो अपनी प्लानिंग तैयार कर रहा है, आदमियों को चुन चुन कर इकट्ठे कर रहा होगा, वरना अख्तर आलम इतना ज्यादा व्यस्त नहीं हो सकता कि हर वक्त गाड़ी पर भागता फिरे। यकीनन वो इसी काम के लिए भाग रहा है। कुछ देर बाद देवराज चौहान ने देखा बोलेरो दादर की मार्केट वाले हिस्से की तरफ जा रही है। ऐसी मार्केट जहां अक्सर भीड़ रहती है। कुछ तंग जैसी इमारतें थी, यहाँ नीचे दुकानें थी, ऊपर लोग रहते थे। देवराज चौहान ने बोलेरो को मार्केट के बाहर ही एक मकान की दीवार के साथ रुकते देखा तो समझ गया कि वो लोग बोलेरो को पार्क कर रहे हैं। देवराज चौहान ने तेजी से अपनी कार को सड़क किनारे पार्क कर दिया। नजरें सामने थी बोलेरो पर। उसी पल बोलेरो के चारों गेट खुले, चारों दरवाजे खुले और अख्तर आलम कल वाले 3 आदमियों के साथ बाहर निकला। अख्तर शांत और सामान्य दिख रहा था। बोलेरो के दरवाजे बंद कर दिए गए। एक ने रिमोट से गाड़ी को लॉक किया और चारों पैदल ही मार्केट की सड़क पर प्रवेश करते चले गए। देवराज चौहान जल्दी से कार से बाहर निकला और सावधानी से मार्केट की सड़क की तरफ बढ़ गया।
थोक की दुकानें थी यहाँ। यही वजह थी कि मुंबई के आसपास के कस्बों से ही लोग या दुकानदार सामान लेने आते थे। इसी कारण हर रोज ही यहाँ भीड़ रहती थी। देवराज चौहान भीड़ के बीच भी 25-30 कदमों का फासला रखते उनके पीछे जा रहा था। अख्तर आलम यहाँ जरूर किसी से मिलने आया है। हालांकि कपूर से उस मकान का पता मिल जाना था जहां अख्तर जाएगा, पर देवराज चौहान देख लेना चाहता था कि वो किससे मिलता है। अगले ही पल वो हुआ जिसके बारे में देवराज चौहान ने जरा भी नहीं सोचा था। अगर सोचा होता तो और भी सावधानी का इस्तेमाल करता और ज्यादा पीछे रहता। पीछे तो अब भी था, परंतु वह चारों बाजार की भीड़ के साथ आगे बढ़ रहे थे कि जाने क्यों अख्तर आलम ने चलते चलते गर्दन घुमाकर पीछे देख लिया। देवराज चौहान लोगों की भीड़ में था। अख्तर को पीछे देखते देखा। देवराज चौहान के पास इतना भी वक्त नहीं था कि पास के किसी इंसान की ओट ले पाता कि तभी अख्तर के साथ उसकी आंखें मिल गई। कयामत का वक्त था ये। देवराज चौहान नहीं चाहता था कि ऐसा हो, परंतु ऐसा हो गया था। इन सब में मात्र 2 पलों का वक्त लगा था। तभी उसने अख्तर आलम को चीख कर कुछ कहते सुना। इसके साथ ही उसने अख्तर को आगे की तरफ दौड़ते देखा। उसके 2 आदमी उसके साथ थे, परंतु तीसरा वहीं रुककर फुर्ती से पलटा और रिवॉल्वर निकाल ली। देवराज चौहान को देखा। उसके हाथ में रिवॉल्वर देखकर कुछ लोग चिल्ला पड़े। उस आदमी ने देवराज चौहान की तरफ रिवॉल्वर वाला हाथ किया और ट्रिगर दबा दिया। तब तक देवराज चौहान एक तरफ छलांग लगा चुका था। पीछे एक औरत थी, गोली उसे जा लगी। वो चीख कर नीचे गिरी। तब तक देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाल ली थी, परंतु इस भीड़ में फायर करना खतरनाक था। गोली बेकसूर लोगों को लग सकती थी, लेकिन गोली चलाने वाला एक ही फायर करके भाग निकला। शायद उसका मकसद पूरा हो गया था। इतना वक्त काफी था अख्तर आलम को निकल जाने के लिए। देवराज चौहान ने औरत को देखा जो नीचे पड़ी तड़प रही थी। गोली उसके कंधे पर लगी थी। अब उन लोगों के पीछे जाने का कोई फायदा नहीं था। उसी पल देवराज चौहान ने चिल्लाकर कहा, इस औरत को डॉक्टर के पास ले जाओ, बदमाश भाग गए हैं। इसके साथ ही रिवॉल्वर जेब में डाली और वापस तेज तेज कदमों से चल पड़ा। वो जानता था कि लोगों की निगाह उस पर है। बाजार के आखिरी कोने पर पहुंचा तो अख्तर की बोलेरो खड़ी दिखी। कुछ दूर अपनी कार खड़ी भी दिख गई, परंतु वो सड़क किनारे आगे बढ़ता रहा। खाली टैक्सी मिली तो उसमें सवार हो गया। 20 मिनट बाद एक बाजार के पास उसने टैक्सी छोड़ी और एक दुकान में जाकर शर्ट खरीदी। पहले हल्के रंग की शर्ट पहना था, अब गहरे रंग की खरीद कर उसे पहना और बाहर आ गया। ऐसा उसने इसलिए किया कि तुरंत उसे कोई पहचान न सके, क्योंकि उसका इरादा वापस दादर की उसी मार्केट में जाने का था। फिर कपूर को फोन किया। मैं तुम्हें फोन करने की सोच ही रहा था। उधर से कपूर ने कहा, कहाँ का सिग्नल मिल रहा है? देवराज चौहान ने पूछा। जिसके पास फोन है वो किंगस्टन रोड से निकल रहा है, 50 की स्पीड है, वो किसी गाड़ी में बैठा है। समझ गया, तुम इसी तरह काम करते रहो। मैं वक्त मिलते ही तुम्हारे पास उन जगहों की लिस्ट लेने आऊंगा जहां जहां कल वो गया, जहां आज गया। कुछ देर पहले वो दादर में था। दादर में वो किससे मिला, कहाँ गया? वो दादर की मार्केट में गया, लेकिन कहीं भी रुका नहीं। आगे बढ़ने की लोकेशन आती रही। उसके बाद शायद वो किसी वाहन में सवार होकर चल पड़ा, क्योंकि अब उसके आगे बढ़ने की तेज रफ्तार दिखाई दे रही है। इसी तरह काम करना है तुमने। कल भी करना है? हाँ, कल का लाख तुम्हें कल ही मिल जाएगा, कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद किया और जगमोहन को फोन किया। 2 बार नंबर मिलाने पर बात हो सकी। कहां पर हो? देवराज चौहान ने पूछा। बहुत कठिनता से उस कंपनी के आदमी को पटा सका हूं जिस कंपनी का सिम उत्तम पाले के पास है। 75,000 में माना वो। कंपनी का सुपरवाइजर है। कहता है आधे घंटे तक उस नंबर की ट्रैकिंग शुरू कर देगा। उत्तम पाले पर अगर हाथ डालना संभव हो तो हाथ डाल देना, अगर वो अकेला हुआ तो, देवराज चौहान ने कहा। इतनी जल्दी क्यों? अख्तर आलम को पता चल गया है कि मैं उसके पीछे हूं। स्वर में कठोरता आ गई। ये गड़बड़ कैसे हुई? देवराज चौहान ने सारी बात बता दी। वहां पर अपनी कार और अख्तर की बोलेरो खड़ी होने के बारे में बताया। ये भी बताया कि वह वापस उसी जगह पर जा रहा है कि यह देख सके कि बोलेरो को वहां से कहां ले जाया जाता है। अख्तर अपने किसी आदमी को भेजेगा जरूर बोलेरो उठवाने के लिए। इन बातों के बाद देवराज चौहान ने टैक्सी पकड़ी और वापस दादर पहुंचा। उसकी कार भी वहां थी और बोलेरो भी। वहीं से मार्केट की सड़क की तरफ देखा। सब कुछ सामान्य दिखा। कोई नहीं कह सकता था कि कुछ देर पहले वहां गोली चली है और एक महिला जख्मी हो गई है। देवराज चौहान अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। वहां से पूरी तरह बोलेरो दिख रही थी। शाम के 4:30 बज रहे थे। देवराज चौहान को इंतजार था कि कोई बोलेरो लेने आए। 6 बजे जगमोहन का फोन आया।
उत्तम पाले का पता चल गया है, वो कुर्ला के फ्लैट नंबर 26 में है। दूसरी तरफ से जगमोहन ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। देवराज चौहान ने कहा, क्या? मैं अख्तर आलम की बोलेरो गाड़ी पर नजर रख रहा हूं, पर लगता नहीं कि वो फौरन किसी को गाड़ी लेने के लिए भेजेगा। मैं आ जाता हूं, बारी बारी हम नजर रख लेंगे गाड़ी पर। यह काम लंबा भी हो सकता है। अख्तर का दिमाग तेज चलता है। मेरे ख्याल में बोलेरो में डिवाइस लगा देते हैं। डिवाइस? कार एसेसरीज शॉप पर जाओ, ऑटो कॉप की डिवाइस लगवानी है। वो एक एक जगह का एड्रेस पता सही देती है। बोलेरो जहां भी जाएगी हमारे एक मैसेज भेजने पर पता चल जाएगा। लेकिन डिवाइस लगाई कैसे जाएगी? तुमने बताया गाड़ी बाजार के कोने में खड़ी है, अंधेरा हो जाने के बाद डिवाइस लगा देंगे। देवराज चौहान ने कहा, गाड़ी तो लॉक होगी, अंधेरा होते ही गाड़ी खोल लेंगे। उसमें सेंट्रल लॉक होगा, गाड़ी बोल सकती है। बोनट खोलकर सेंट्रल लॉक की तारें अलग की जा सकती है। देवराज चौहान का स्वर शांत था। तुम ट्रैकिंग डिवाइस का इंतजाम करो। मेरे ख्याल में तुम्हें दादर आ जाना चाहिए। गाड़ी यहीं खड़ी है, यहीं की किसी कार एसेसरीज शॉप से ऑटो कीप की ट्रैकिंग डिवाइस का इंतजाम करो। डिवाइस लगाने में कितना वक्त लगेगा? उधर से जगमोहन ने पूछा। 10 मिनट। और तब वहां अख्तर का कोई आदमी गाड़ी पर नजर रखता हुआ तो? इतना रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। देवराज चौहान के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। यहां से बोलेरो जहां भी जाएगी वो जगह अख्तर के लिए स्टोर का काम करती होगी, जहां वो कम ही जाता होगा। हमें उस जगह का पता चल जाएगा। अख्तर सावधानी के नाते बोलेरो का इस्तेमाल नहीं करेगा कि मुझे उस गाड़ी का पता है। उस जगह पर ऐसी कोई चीज हो सकती है जो कि। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मैं वानखेड़े को फोन करने वाला हूँ। देवराज चौहान ने कहा। ओह, समझा। यह बड़ा मामला है। प्रधानमंत्री के का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसे हम नहीं संभाल सकते। इस मामले को सरकारी मशीनरी ही कंट्रोल कर सकती है। हमें वानखेड़े के सामने सब पत्ते खोल देने होंगे। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। वो तुम्हारी इस बात को सच मानेगा? जरूर सच मानेगा। उसे पता है कि मैं इस तरह की झूठी बातें नहीं कहता। ये एक छोटा सा कमरा था। मध्यम सी रोशनी जल रही थी जो कि कमरे में पर्याप्त थी। वहां 8-10 कुर्सियां रखी थी। कुछ कुर्सियां खाली थी, पर 5 पर 5 लोग बैठे थे, जिनमें से 3 तो वही थे जो अख्तर आलम के साथ साईं की तरह हर वक्त मौजूद रहते थे। 2 नए चेहरे थे। इन 5 की उम्र 30 से 50 तक की थी। कमरे में सन्नाटा सा ठहरा था। कहने की बात यह थी कि इन सबके बीच अख्तर आलम कमर पर दोनों हाथ बांधे टहल रहा था। उसके जूतों की ठक ठक की मध्यम सी आवाज वहां गूंज रही थी। 5 की नजरें एक दूसरे पर तो कभी अख्तर की तरफ जा रही थी। आखिरकार एक कोने में अख्तर आलम ठिठका और सब पर नजर मारकर गंभीर स्वर में बोला, मुझे हैरानी तो इस बात की है कि देवराज चौहान मुझ तक पहुंच कैसे गया। उसने आपको किसी तरह ढूंढ लिया होगा। एक ने कहा। इस भीड़ भरी मुंबई में वो मुझे ढूंढ नहीं सकता। अख्तर ने दृढ़ स्वर में कहा। तो वो आप तक पहुंचा कैसे? दूसरे ने कहा, यह किसी गद्दार का काम हो सकता है जो देवराज चौहान को खबरें दे रहा हो मेरे बारे में। गद्दार? हाँ, ऐसा ही कुछ। नहीं अख्तर साहब, चौथा मजबूत स्वर में कह उठा, हमारा कोई भी आदमी इस तरह की गद्दारी नहीं कर सकता। ये तुम कैसे कह सकते हो? अख्तर ने उसे पैनी नजरों से देखा। मुझे भरोसा है इस बात का। हम जिसे भी अपने में शामिल करते हैं ठोक बजाकर करते हैं। उसने कहा, हमारा कोई आदमी इस तरह का काम नहीं कर सकता। तो वो मुझ तक पहुंच कैसे गया? कोई कुछ ना बोला। देवराज चौहान का सारा मामला तुम लोगों को मैं बता चुका हूं। उत्तम पाले सुरक्षित जगह पर मौजूद है। उससे गद्दारी की आशा करना बेकार है। वो पूरी तरह मेरे भरोसे का है। कुछ तो गलत हुआ है जो देवराज चौहान मुझ तक पहुंच गया। वो आपके पीछे पड़ा क्यों है? सनकी सा है वो। उसे पता चल चुका है कि मैं प्रधानमंत्री की हत्या की कोशिश की तैयारी कर रहा हूं। वो बार बार मेरे रास्ते में आ रहा है, मुझे रोक देना चाहता है। ये उसका पागलपन। अख्तर साहब, एक ने कहा, मेरे ख्याल में वो साधारण आदमी नहीं है। तुम ठीक कहते हो। सामान्य इंसान इस बात की खबर पुलिस को देगा, खुद ही मामला निपटाने की कोशिश नहीं करेगा। अख्तर आलम ने गंभीर स्वर में कहा, जो रिवॉल्वर रखता है वो आम आदमी नहीं हो सकता। उसके पास ढेरों आदमी है। मेरे पर अपने आदमियों का घेरा डलवा दिया था, लेकिन जब उसे पता चला कि आसपास मेरे आदमी भी मौजूद है तो उसने कुछ भी करना ठीक नहीं समझा और चला गया, वरना उसका इरादा मेरी जान लेने का था। अब सोचने की बात सिर्फ यह है कि वो मुझ तक पहुंचा कैसे, किसकी सहायता से पहुंचा। उसके पास आपका मोबाइल नंबर है? हाँ, पर वो नंबर उत्तम पाले के नाम से रजिस्टर्ड है।
उस नंबर के दम पर देवराज चौहान उत्तम पाले तक पहुंच गया था। फोन कंपनी से नंबर बताकर नोट देकर नाम पता जान लिया। कहते कहते अख्तर आलम ठिठक गया, आंखें सिकुड़ी, जेब से फोन निकालकर उसे देखने लगा, फिर होठ भी सिकुड़ गए। ये हो सकता है, यही हुआ होगा। अब मुझे समझ में आ गया कि देवराज चौहान मुझ तक कैसे पहुंच गया। सत्यानाश, ये तो खतरे वाली बात हो गई। क्या कहा आपने? देवराज चौहान मेरा फोन नंबर ट्रेस करवा रहा है। उसे मेरी हर पल की लोकेशन मिल रही है। वो जानता है कि मैं कहां कहां जा रहा हूं और इस वक्त कहां पर मौजूद हूं। अख्तर आलम दृढ़ स्वर में क्या उठा। यह सुनते ही वहां मौजूद पांचों लोग चौंक पड़े। ये नहीं हो सकता, एक ने परेशान स्वर में कहा। यही हो रहा है। उसके पास सिर्फ मेरा मोबाइल नंबर है। मेरा नंबर ट्रेस कर ही वो मेरी लोकेशन जान रहा है। यह हम सबके लिए खतरे वाली बात है। वो कभी भी कहीं भी मुझे घेर सकता है। बहुत खतरनाक चाल चली उसने। हमें फौरन ये जगह छोड़ देनी होगी और दोबारा लंबे वक्त तक इस जगह पर आना भी नहीं है। जाने कब से देवराज चौहान इस काम में लगा है। हमारी कई जगहों के बारे में जानकारी उसके पास पहुंच गई होगी। ये भी तो हो सकता है कि आपका ख्याल गलत हो। साबित हो जाएगा। अख्तर आलम कड़वे स्वर में मुस्कुरा दिया। कैसे? मेरा फोन कोई और इस्तेमाल करेगा और देवराज चौहान उस तक पहुंच जाएगा। उस्मान जी। उस्मान तुरंत खड़ा हो गया। ये फोन किसी बेकार के आदमी को दे दो जो हमारे काम का न हो, उसके पास हमारे बारे में जानकारी ना हो, यानी वो पकड़े जाने पर किसी को कुछ बता ना सके। अख्तर ने फोन उसकी तरफ बढ़ाया। मैं समझ गया। उस्मान ने फोन ले लिया। और उस पर एक आदमी नजर रखे, समझ गए? पूरी तरह समझ गया। चलो, हमें ये जगह छोड़नी है। अब ऐसी जगहों का इस्तेमाल करना है जिनका इस्तेमाल बीते दिनों ना किया हो, ताकि देवराज चौहान हम तक ना पहुंच सके और हम आराम से अपना काम कर सकें। अख्तर आलम ने कहने के बाद अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए और बाकी भी उठ खड़े हुए। रात के 9 बज रहे थे। दादर की मार्केट में रौनक थी, पर कुछ देर बाद बाजार बंद हो जाना शुरू हो जाना था। बोलेरो गाड़ी खुली पड़ी थी। 25 बरस का एक युवक ट्रैकिंग डिवाइस भीतर फिट कर रहा था। गाड़ी के पीछे की तरफ टेक लगाए जगमोहन खड़ा था कि डिवाइस लगाने वाले को एहसास रहे कि मालिक पास में खड़ा है, जबकि जगमोहन की निगाह हर तरफ जा रही थी। वो ये जानने की कोशिश में था कि कोई गाड़ी पर नजर तो नहीं रख रहा। सामने से सीधी जाती सड़क थी। इस तरफ मुड़ते ही मार्केट शुरू हो जाती थी और एक खाली जगह पर दीवार के पास बोलेरो खड़ी थी। कुछ दूर देवराज चौहान मौजूद था। उसने बोलेरो का लॉक पहले ही खोल दिया था, सेंट्रल लॉक सिस्टम हटा दिया था और अब ऐसे किसी इंसान की तलाश में था जो बोलेरो पर नजर रख रहा हो, पर अभी तक ऐसा कोई भी नहीं दिखा था। 15 मिनट में लड़के ने गाड़ी में डिवाइस फिट कर दी थी। 5 मिनट लगाकर लड़के ने जगमोहन को सारा सिस्टम समझाया कि डिवाइस से कैसे काम लेना है, गाड़ी की लोकेशन कैसे जाननी है। जगमोहन सब कुछ पहले ही से जानता था, फिर भी लड़के की हर बात ध्यान से सुनी। लड़के ने दिए नंबर पर मैसेज भेजकर गाड़ी की लोकेशन चेक करवाई। गाड़ी के पास के मकान का नंबर आ रहा था। सब ठीक था। लड़का उसकी तसल्ली कराकर चला गया। ट्रैकिंग डिवाइस की पेमेंट जगमोहन शॉप पर पहले ही दे आया था। जगमोहन बोलेरो के पास से हट गया। आगे बढ़कर देवराज चौहान के पास पहुंचा। कोई दिखा? जगमोहन ने पास से निकलते हुए बिना रुके पूछा। नहीं, मुझे भी नहीं। देवराज चौहान आगे अपनी कार की तरफ बढ़ता चला गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और टहलता हुआ बोलेरो के पास पहुंचा। बोनट खोला और सेंट्रल लॉक चालू करके बोनट बंद किया। फिर दरवाजा बंद करके उसे लॉक किया और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। कार में बैठा इंजन स्टार्ट किया और फोन पर जगमोहन से बात की। बोलेरो की लोकेशन सही आ रही है? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, मैंने 2-3 बार चेक कर लिया है। डिवाइस ठीक से काम कर रही है। जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। अब बंगले पर पहुंचो। उत्तम पाले के पास नहीं जाना क्या? उसे कल देखेंगे। वो छिपने वाला नहीं। फोन की लोकेशन से हम ढूंढ निकालेंगे उसे। तुम भी बंगले पर आ रहे हो? हाँ, कुछ देर बाद मैं भी पहुंच जाऊंगा। देवराज चौहान की नजरें इधर उधर घूम रही थी। कुछ देर बाद यहां से चलूंगा। डिनर बंगले पर ही लोगे? हाँ ठीक है, हम इकट्ठे ही खाना खाएंगे, कहकर जगमोहन ने फोन बंद कर दिया। देवराज चौहान घंटा भर वहीं कार में बैठा रहा। उसे इंतजार था कि शायद बोलेरो को लेने कोई आ जाए, परंतु कोई नहीं आया। मार्केट भी अब बंद होती जा रही थी। देवराज चौहान ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। चेहरे पर गंभीरता थी। वो सोच रहा था कि अब वानखेड़े से बात करने का वक्त आ गया है। कानूनी तौर पर ही उस मामले को संभाला जा सकता था, क्योंकि अख्तर आलम के लोग कहीं भी गोलियां चला देते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं कर सकता था। मार्केट में आज उस पर गोली चलाई गई, जो कि महिला को लगी।
वो घायल हुई पर वो मर भी सकती थी। देवराज चौहान नहीं चाहता था कि दोबारा भीड़ वाली जगह पर गोलियां चले। ऐसे में आगे के काम के लिए पुलिस ही बेहतर थी। रात के 12 बज रहे थे। देवराज चौहान और जगमोहन डिनर ले चुके थे। डिनर के दौरान कोई खास बात नहीं हुई थी। उसके बाद जगमोहन ने कॉफी बनाई। तब दोनों कॉफी पी रहे थे जब जगमोहन ने कहा, मेरे ख्याल में तुमसे गलती हुई। अख्तर का पीछा करने की अपेक्षा उस पर हाथ डालना बेहतर रहता। मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था और उसका पीछा कर रहा था। तब मेरे दिमाग में अगले कदम के बारे में चल रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस तरह अचानक पीछे देख लेगा। क्या उसे किसी प्रकार का शक हुआ जो पीछे देखा? जगमोहन ने पूछा। नहीं, वो सिर्फ इत्तेफाक ही था, वरना उसके पीछे देखने का कोई मतलब ही नहीं था। उसके साथ रहने वाले तीनों खतरनाक लोग उसके बॉडीगार्ड जैसे हैं। उन्होंने बहुत तेजी से काम किया। एक ने मुझ पर गोली चलाई, 2 अख्तर को वहां से निकाल कर ले गए। उन तीनों को अच्छी तरह पता है कि ऐसे मौके पर उन्हें किस प्रकार काम करना है। देवराज चौहान ने कॉफी का घूंट लेते गंभीर स्वर में कहा, अख्तर खुद भी तेज दिमाग का है और अपने साथी भी उसने ऐसे ही रखे हैं। तुमने बोलेरो को चेक किया? उसे वहां से कोई ले गया या वहीं खड़ी है? कुछ देर पहले चेक किया था, तब वहीं पर थी। अब फिर देख लेता हूं। जगमोहन ने उस नंबर पर मैसेज भेजा। मात्र 30 सेकंड में जवाब में मैसेज आया, वहीं खड़ी है। जगमोहन मैसेज पढ़ता क्या उठा, मैं यह मामला वानखेड़े के हवाले करने जा रहा हूं। देवराज चौहान ने कहा, यही ठीक होगा। प्रधानमंत्री से वास्ता रखता यह गंभीर मामला है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। जगमोहन ने सिर हिलाया। देवराज चौहान ने कॉफी खत्म करके अपना फोन उठाया। अभी वानखेड़े को फोन करोगे? हाँ, रात के 12 बज चुके हैं, वो नींद में। बात करने के लिए यह वक्त ठीक रहेगा। कम से कम मेरी बात सुनने के लिए वो फुर्सत में तो होगा। इसके साथ ही देवराज चौहान ने इंस्पेक्टर वानखेड़े का नंबर मिलाया और फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल गई। तुरंत ही वानखेड़े की आवाज कानों में पड़ी। हेलो, लगता है अभी सोए नहीं, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। क्षण भर की खामोशी के बाद वानखेड़े का अजीब सा स्वर कानों में पड़ा। तुम देवराज चौहान? हैरान हो रहे हो कि मैंने तुम्हें फोन कर दिया? देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता थी। तुम बचोगे नहीं, मैं तुम्हें गिरफ्तार करके रहूंगा। वानखेड़े का कठोर स्वर कानों में पड़ा। जानता हूं एक दिन ऐसा ही होगा। तुम्हारी ड्यूटी में आता है मुझे गिरफ्तार करना, लेकिन इस वक्त मैंने तुम्हें बहुत ही खास बात के लिए फोन किया है। क्या तुम मेरी बात सुनोगे? कहो, बात लंबी हो सकती है, तुम्हारे पास मेरी बात सुनने का पूरा वक्त होना चाहिए। देवराज चौहान ने कहा, ऐसी क्या बात है जो? जल्दी ही प्रधानमंत्री मुंबई के दौरे पर आ रहे हैं। 3-4 जगह उन्हें जनता को संबोधित करना है। तुम्हारी बात का प्रधानमंत्री से क्या मतलब? सारा मतलब ही प्रधानमंत्री से है। आईएसआई के इशारे पर प्रधानमंत्री की हत्या की कोशिश होने वाली है। क्या कह रहे हो? उधर से वानखेड़े चौंका। मैं यह मामला रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्दी ही मुझे इस बात का एहसास हो गया कि इस मामले को पुलिस या सरकारी एजेंसी ही संभाल सकती है। यही वजह रही कि मैंने तुम्हें फोन किया। मुंबई में इस काम को अख्तर आलम नाम का व्यक्ति अंजाम दे रहा है। आईएसआई ने उसे भरपूर पैसा, हथियार दे रखे हैं। उसके पास काबिल आदमी है। अख्तर खुद भी तेज दिमाग का इंसान है। अगर वो कामयाब हो जाता है तो मुझे ज्यादा हैरानी नहीं होगी। खबर पक्की है? अब वानखेड़े के स्वर में गंभीरता आ गई थी। पूरी तरह। मुझे पूरा मामला बताओ। मेरा फोन नंबर तुम्हारे पास आ गया है। वादा करो कि इसका इस्तेमाल मुझ तक पहुंचने के लिए नहीं करोगे। नहीं करूंगा। तुम प्रधानमंत्री से वास्ता रखती सारी बात बताओ, दूसरी तरफ से वानखेड़े ने कहा। देवराज चौहान ने बताया, सारी बात बताई। जगमोहन खामोशी से बैठा रहा। एक एक बात बताने में देवराज चौहान को आधा घंटा लग गया। सब कुछ सुनने के बाद कुछ पलों तक वानखेड़े की आवाज नहीं आई। देवराज चौहान भी चुप रहा। तुम्हारी सारी बातें सही है? वानखेड़े की आवाज कानों में पड़ी। हाँ, यह बहुत ही गंभीर मामला है और बड़ा भी है, देवराज चौहान ने कहा। हाँ, बड़ा भी है, वानखेड़े ने दूसरी तरफ से गंभीर स्वर में कहा। भाषण के दौरान प्रधानमंत्री की हत्या। भाषण 3-4 जगह पर होने हैं। हत्या कहाँ की जाएगी ये नहीं मालूम। मैं ये मामला तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। सरकारी तौर पर ही इस मामले को संभाला जा सकता है। मैं इस मामले को हाथ में नहीं ले सकूंगा। इस वक्त मैं गांव में हूँ, माँ के पास। माँ की तबीयत बहुत खराब है। ओह, देवराज चौहान बोला। मैंने तो सोचा था कि सब कुछ तुम्हें बताकर खुद आराम से पीछे हट जाऊंगा। मैं इस मामले पर खुले तौर पर मैदान में नहीं आ सकता। अख्तर आलम से मैं निपट नहीं सकता। तुम्हारे पास उन सब जगहों की लिस्ट है जहां जहां कल से अख्तर आलम आया? उधर से वानखेड़े ने पूछा। लिस्ट तैयार है, पर उसे लेने का मुझे वक्त नहीं मिला। कल ले लूंगा, देवराज चौहान ने कहा। वानखेड़े की तरफ से आवाज नहीं आई। क्या तुम्हारी माँ की हालत ऐसी है कि उसे छोड़कर नहीं आ सकते? देवराज चौहान ने पूछा। ऐसा ही समझो, पर मैं कोई इंतजाम करा दूंगा।
वानखेड़े का सोच भरा स्वर कानों में पड़ा। कैसा इंतजाम? ऐसा पुलिस वाला जो इस मामले को संभाल सके। पर मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे भी तो किसी पर विश्वास हो सकता है, ये देखना मेरा काम है। तुम जानो, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तुम्हें सब कुछ बताकर मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। वानखेड़े की आवाज आई। क्यों? ये कल बताऊंगा। तुमने सब कुछ मुझे बताकर अच्छा काम किया है। इसके साथ ही वानखेड़े ने फोन बंद कर दिया। देवराज चौहान फोन टेबल पर रखते जगमोहन से बोला, वानखेड़े की माँ की तबीयत ठीक नहीं, वो गांव में माँ के पास है। ओह, पर वो कहता है कि किसी और पुलिस वाले का इंतजाम कर देगा जो यह मामला देख ले। कल फोन करेगा वानखेड़े। तुमने कल कपूर के पास जाना है। उससे उन जगहों की लिस्ट लेनी है जहां जहां कल अख्तर गया। उसे 1 लाख रुपया भी दे देना ताकि कल भी वो अख्तर आलम की लोकेशन चेक करता रहे। देवराज चौहान ने कहा। और उत्तम पाले? वानखेड़े किसी पुलिस वाले का इंतजाम करता है तो उसे उत्तम पाले के ठिकाने का पता दे देंगे। कहां पर है वो? कुर्ला के फ्लैट नंबर 26 में, जगमोहन ने कहा। जगमोहन अगले दिन सुबह 9 बजे कपूर की तरफ निकल गया। उसे सिर्फ आज के दिन का 1 लाख रुपया देना था और आज दिन भर की रिपोर्ट लेनी थी। शाम तक वानखेड़े ने ऐसा कोई इंतजाम कर देना था कि अख्तर आलम के मामले को कोई पुलिस वाला संभाल ले। जगमोहन ने उत्तम पाले वाली फोन कंपनी के ऑफिस जाकर उस व्यक्ति से भी मिलना था जो उसे उत्तम पाले के फोन की लोकेशन पता बता रहा था। उससे यही जानना था कि उत्तम पाले क्या कुर्ला के उसी फ्लैट पर है। बोलेरो के बारे में जानने के लिए जगमोहन ने SMS भेजकर पता कर लिया था कि वो अभी तक वहीं खड़ी थी। उसे वहां से लेने के लिए कोई नहीं आया था। देवराज चौहान चूंकि इस काम से हट रहा था, वानखेड़े को सब कुछ बता चुका था। ऐसे में उसके पास करने को कुछ नहीं था। जिन कामों को करने जगमोहन गया था बस वो ही काम थे। देवराज चौहान बंगले पर ही था, अखबार पढ़ रहा था। दिन के 11 बज रहे थे। नाश्ता कर चुका था। बाहर जाने का या बाहर का काम करने का उसका कोई मन नहीं था। उसकी सोचें अवश्य अख्तर आलम की तरफ भटक जाती, परंतु ये सोचकर शांत रह जाता कि अब मामले को संभालना वानखेड़े का काम है। 11:40 पर देवराज चौहान का फोन बजने लगा। जगमोहन का फोन था। कहो, देवराज चौहान ने कहा। अख्तर के फोन की लोकेशन धारावी की झोपड़पट्टी आ रही है, पश्चिम की तरफ से 720 नंबर झोपड़ी। आधी रात के बाद वो वहां पहुंचा था और अभी तक वहीं है। जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। ठीक है, उत्तम पाले के बारे में भी पता कर लो, देवराज चौहान ने कहा। वानखेड़े का कोई फोन आया? नहीं, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। 12:10 पर फोन पुनः बजा। अखबार पर नजरें टिकाए देवराज चौहान ने कॉल रिसीव की। बोलो, मैं हूं। ये वानखेड़े की आवाज थी। मैंने आज फोन करने को कहा था। देवराज चौहान संभला, अखबार एक तरफ रख दिया। क्या कहना चाहते हो? देवराज चौहान ने कहा। क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर है सूरीराम मार्कंडे, उससे मैंने बात कर ली है। वो क्राइम ब्रांच की तरफ से इस मामले को संभालेगा। सूरीराम बहुत ही काबिल पुलिस वाला है। हर 6 महीने नया तमगा लग जाता है उसकी वर्दी पर। जल्दी ही वो तरक्की पाने वाला है। कई जगह तो उसे सामने पाकर ही बदमाश हथियार नीचे रख देते हैं। वानखेड़े की आवाज कानों में पड़ी। ये तुम जानो कि वो क्या है। मैं तो चाहता हूं कि यह मामला संभाल लिया जाए, देवराज चौहान बोला। सूरीराम मार्कंडे को मैं पुराना जानता हूं। इस मामले को संभालने की काबिलियत उसमें है। इस बात को तुमसे ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है वानखेड़े। मैंने सूरीराम को सब बता दिया है। उससे यही कहा कि मेरे खबरी ने मुझे यह सारी खबर दी है। अब तुम उससे खबरी बनकर मिलोगे। मेकअप करके चेहरा बदल लेना। मैं क्यों मिलूंगा? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े। यह मामला तुम्हारा है देवराज चौहान। इन कामों की शुरुआत तुमसे हुई है। तुमने अख्तर आलम को देखा है, उत्तम पाले को भी देखा है। ऐसे में सूरीराम के साथ रहना तुम्हारे लिए निहायत जरूरी है। तभी वो मामले को ठीक से हैंडल कर पाएगा। जब वो मामले पर ठीक से चलने लगे तो तुम उससे अलग हो जाना। केवल कुछ दिन या 1 या 2 दिन तुम उसके साथ मिलकर काम करोगे। वो मुझे डकैती मास्टर के तौर पर पहचान भी सकता है, देवराज चौहान ने कहा। तुम उसके सामने मेकअप करके जाओगे, मेरे खबरी बनकर जाओगे। उसे अख्तर वाले मामले में दिलचस्पी है। वो मामले की तरफ ध्यान देगा, न कि तुम्हारी तरफ। वानखेड़े का गंभीर स्वर कानों में पड़ा। अब तुम कहो कि मैं क्राइम ब्रांच के ऑफिस जाऊं तो ये नहीं हो सकता। इस बात की परवाह मत करो, वो तुमसे बाहर मिलेगा। उसका फोन नंबर नोट कर लो। फोन पर उससे बात कर लेना और कहीं पर भी मिलने की जगह तय कर लेना। इस मामले के बारे में वो तुमसे अपने हिसाब से पूछेगा। वानखेड़े ने नंबर बताया। देवराज चौहान ने नोट कर लिया। मैंने उसे कह दिया है कि मेरे खबरी को परेशान न करे। वो तुमसे ठीक तरह पेश आएगा। वो जैसे भी मेरे से पेश आए, इस बात की मुझे परवाह नहीं। इंस्पेक्टर सूरीराम तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा है। वो तुमसे मिलना चाहता है, उससे बात कर लो। वानखेड़े की आवाज आई। मैं अब भी फोन करता हूँ, कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद किया और सूरीराम मार्कंडे का नंबर मिलाया।
दूसरी तरफ बेल जाने लगी, फिर भारी आवाज कानों में पड़ी। हेलो, सूरीराम मार्कंडे, देवराज चौहान बोला। इंस्पेक्टर सूरीराम मार्कंडे फ्रॉम क्राइम ब्रांच। उधर से जैसे शब्दों में सुधार किया गया। मेरा नाम सुरेंद्र पाल है, मैं इंस्पेक्टर वानखेड़े साहब का खबरी हूँ। ओ तुम, मुझे तुम्हारे ही फोन का इंतजार था। तुमने बहुत सनसनीखेज बात बताई। वानखेड़े ने मुझे सब बताया। वो मुझे 15 सालों से जानता है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जल्दी, अभी, फौरन। वडाला के ग्रीन चिली रेस्टोरेंट में हम 2 बजे मिलते हैं, देवराज चौहान ने कहा। मैं 2 बजे से पहले ही पहुंच जाऊंगा। देवराज चौहान ने फोन काटकर जगमोहन को फोन किया और सारी बात बता दी। मैंने कपूर से उन जगहों की लिस्ट ले ली है जहां कल अख्तर गया था। मैं कुछ देर में तुमसे मिलता हूं, वो लिस्ट मुझे दे देना और उत्तम पाले के बारे में पता करना, देवराज चौहान बोला। सूरीराम मार्कंडे, उम्र 45 के करीब, रंग सांवला, सेहतमंद शरीर, होठों पर मूछें, छोटे छोटे बाल। उसे देखकर ही उसके पुलिस वाले होने का आभास मिलता था। चेहरे से साफ लगता था कि पीने का शौकीन है। आंखों में कहर, कठोरता, चालाकी और मक्कारी भरी नजर आती थी। कद 5 फीट 8 इंच। देवराज चौहान ने जब ग्रीन चिली रेस्टोरेंट में प्रवेश किया तो वहां और भी लोग थे, परंतु जब सूरीराम पर नजर पड़ी तो तुरंत समझ गया कि ये पुलिस वाला है। उसका चेहरा देखते ही देवराज चौहान उसके सारे गुण समझ गया था। ऐसे कहिया इंसान से बात करने में सतर्कता इस्तेमाल करनी होगी। देवराज चौहान इस वक्त मेकअप में था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, गहरी मूछें, सिर पर छोटे बालों की विग, आंख के नीचे मस्सा चिपका रखा था और प्लेन शीशे का चश्मा लगा रखा था। इस मेकअप में उसे पहचान पाना आसान नहीं था। देवराज चौहान सीधा उसकी टेबल पर पहुंचा, वो भी उसे ही देख रहा था। मैं इंस्पेक्टर सूरीराम से मिल रहा हूं क्या? देवराज चौहान बोला। क्राइम ब्रांच, उसने सुधार किया। बैठ जाओ। देवराज चौहान बैठ गया। तुम्हारा नाम? सुरेंद्र पाल। तुम्हें मालूम है कि यह कहकर तुमने बहुत बड़ा बम छोड़ दिया है कि कोई प्रधानमंत्री की हत्या करने वाला है। यह बम नहीं, हकीकत है। हम क्राइम ब्रांच वाले ऐसी हकीकत को बम कहते हैं। सूरीराम मार्कंडे की पैनी निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर थी। मेरे बारे में क्या जानते हो? नाम सुना है मेरा कभी? नहीं। कैसे खबरी हो? पुलिस के जो मेरा नाम नहीं सुना? मैं 29 लोगों को एनकाउंटर में मार चुका हूँ। स्वर में पैनापन मौजूद था। तुम्हारे बारे में इतना ही कहूंगा कि पुलिस के खबरी पुलिस से चेहरा नहीं छिपाते। क्या मतलब? देवराज चौहान सतर्क हुआ। तुमने चेहरे पर मेकअप कर रखा है, दाढ़ी मूछें नकली है, मस्सा नकली है, ऐनक के शीशे प्लेन ग्लास के और सिर पर बालों की विग लगा रखी है। तुम मेरे पास इस तरह क्यों आए? चेहरा छिपाने की क्या जरूरत थी? सूरीराम मार्कंडे देवराज चौहान को घूर रहा था। तेरे को इंस्पेक्टर वानखेड़े ने बताया नहीं कि मार्कंडे के सामने कोई चालाकी नहीं चलती? देवराज चौहान होठ सिकोड़े मार्कंडे को देख रहा था। मैंने गलत कहा कुछ? सूरीराम मार्कंडे ने पूछा। नहीं, तेरी आंखें बता रही है कि तू बड़ा खतरनाक बंदा है। गलत बोला क्या? बरबस ही देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। कौन है तू? मैं यहाँ अपना टेस्ट देने नहीं आया मार्कंडे साहब। जो मुद्दा है उस पर बात करो, देवराज चौहान ने कहा। पर तू है कौन? पुलिस का खबरी। तेरी जैसी आंखों वाला इंसान खबरी जैसा मामूली काम नहीं कर सकता। सूरीराम मार्कंडे ने सिर हिलाया। मैं यकीन, मुझे चलना चाहिए। देवराज चौहान ने उठने की कोशिश की। क्यों? यहाँ मेरा वक्त जाया हो रहा है। मैं किसी और काम के लिए आया था, देवराज चौहान ने कहा। सूरीराम मार्कंडे गंभीर होता दिखा। इंस्पेक्टर वानखेड़े तुम्हारा असली चेहरा जानता है? जानता है। क्या उससे भी तू मेकअप में मिलता है? नहीं। देवराज चौहान ने सूरीराम मार्कंडे की आंखों में झांका। मेरा वक्त कीमती है और तुम तो आतंकवादी प्रधानमंत्री की हत्या की योजना बना रहे हैं। सूरीराम मार्कंडे का स्वर गंभीर था। यह काम आईएसआई के इशारे पर हो रहा है। आईएसआई के इशारे पर ही सही, पर हिंदुस्तान के लिए तो यहाँ पर ऐसा काम करने वाले आतंकवादी ही हुए। तुम मुझे सब कुछ बताओ, हर वो बात जो इस मामले से वास्ता रखती है। वानखेड़े साहब ने मुझे कई बातें बताई, परंतु जो तुम मुझे बता सकते हो वो कोई और नहीं बता सकता। देवराज चौहान ने सूरीराम मार्कंडे को सब कुछ बताया। ऐसी कोई बात नहीं छूटी जो बताने को रह गई हो। आधा घंटा लगा सब कुछ बताने में। इस दौरान सूरीराम मार्कंडे की निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर ही रही। देवराज चौहान के खामोश होते ही सूरीराम मार्कंडे ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि तू खतरनाक बंदा है। मेरी बात यहाँ साबित भी हो गई कि तूने खुद ही ये मामला संभालने की कोशिश करी, जानते हुए भी कि वो आतंकवादी है। उसके रास्ते में आने से तूने जरा भी परहेज नहीं किया। देवराज चौहान खामोश रहा। वो बोलेरो अब कहाँ है? वहीं खड़ी है दादर मार्केट के बाहर। उसके हिलते ही मेरे को पता चला। तभी देवराज चौहान का फोन बज उठा। दूसरी तरफ जगमोहन था। उत्तम पाले अभी तक कुर्ला के फ्लैट नंबर 26 में ही मौजूद है। उधर से जगमोहन की आवाज आई। और बोलेरो? अभी चेक नहीं किया, चेक करता हूं।
अभी चेक नहीं किया, चेक करता हूँ कहने के साथ ही जगमोहन ने दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया। अख्तर आलम इस वक्त धारावी की झोपड़पट्टी में 720 नंबर झुग्गी में मौजूद है। वह आधी रात के बाद वहीं पर टिका हुआ है। शायद उसने कल दादर में जो हुआ उससे खतरा महसूस किया होगा और वो वहां जाकर छिप गया। अभी चलते हैं वहां, सूर्यराम मार्कंडे बोला। अभी? हाँ, देर किस बात की? उसके साथ हथियारबंद लोग रहते हैं, तुम अकेले क्या? मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी टीम बाहर मौजूद है, सारी तैयारी के साथ आया हूँ। पर तुमने अपने ऑफिसर की इजाजत नहीं ली, फिर तुम कैसे? देवराज चौहान ने कहना चाहा। इजाजत? सूर्यराम मार्कंडे कहर से मुस्कुराया। इजाजत मैं बाद में ले लूंगा। मैंने अधिकतर एनकाउंटर पहले किए और इजाजत बाद में ली। किसी आतंकवादी के पास जाने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, पर मेरी राय है कि अख्तर को शूट मत करना, जिंदा पकड़ना। उससे बहुत कुछ मालूम किया जा सकता है। वो पकड़ में आ गया तो बहुत से लोग पकड़े जा सकते हैं। देवराज चौहान ने कहा। मेरा काम मुझे मत सिखाओ, उत्तम पाले को भी नाप लूंगा। वानखेड़े ने मुझे बता दिया था कि इस मामले पर फौरन एक्शन लेना। ये मामला प्रधानमंत्री से वास्ता रखता है कि तुम भी साथ चलोगे। चलूंगा, पर तुम लोगों से दूर रहूंगा, देवराज चौहान ने कहा। दूर क्यों? यह पुलिस का मामला है, मैं बीच में नहीं। तुम भी हमारे साथ रहना, एक रिवॉल्वर तुम्हें मिल जाएगी अभी, मार्कंडे ने दोस्ताना भाव में कहा। देवराज चौहान ने सूर्यराम मार्कंडे की आंखों में झांका। कुछ चुप रहकर बोला, रिवॉल्वर है मेरे पास। सूर्यराम मार्कंडे सिर हिलाकर मुस्कुराया। तुम जैसे पुलिस के खबरी हो तो पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो ब्रीफकेस लाए हो जो उस आतंकवादी का बाहर गाड़ी में पड़ा है? देवराज चौहान ने कहा। वो मुझे दे देना, क्राइम ब्रांच उसकी जांच करेगी। तो अब चलें सुरेंद्र पाल जी, मार्कंडे बोला। तुम्हारी टीम में कितने लोग हैं? देवराज चौहान ने पूछा। 8, मैं 9, तुम्हें मिलाकर 10। क्राइम ब्रांच वाले 3 कारों में थे। चौथी कार देवराज चौहान की थी। धारावी की झोपड़पट्टी की नगरी के पश्चिम की तरफ उन्होंने देवराज चौहान के कहने पर कारें रोकी। ये रिहायशी इलाका था। यहां से आधा किलोमीटर पैदल चलने और रिहायशी इलाका पार करने के बाद झोपड़पट्टी की शुरुआत हो जानी थी। दोपहर के 3 बज रहे थे। कार से निकलकर सूर्यराम मार्कंडे देवराज चौहान के पास पहुंचा। तो अब चलें इन्फॉर्मर साहब। मार्कंडे की निगाह हर तरफ जा रही थी। देवराज चौहान ने मोबाइल फोन निकालकर कपूर से बात की। धारावी की क्या पोजीशन है? देवराज चौहान ने पूछा। फोन नंबर की लोकेशन वही आ रही है, रुको जरा फिर देखता हूं। देवराज चौहान ने फोन कान से लगाए रखा। वो वही है। कुछ पलों बाद कपूर की आवाज आई। अगले 15-20 मिनट में लोकेशन बदलती है तो मुझे फोन करना, देवराज चौहान ने कहा। ठीक है। देवराज चौहान ने फोन बंद किया और मार्कंडे से बोला, चलो। मार्कंडे अपनी टीम के पास पहुंचा और उनसे बात करने लगा। 3 मिनट बाद उसकी टीम के एजेंट वहां से चले गए। देवराज चौहान मार्कंडे के पास पहुंचा तो दोनों आगे बढ़ गए। मार्कंडे बोला, मेरी टीम का एक एक इंसान 4-4 के बराबर है। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। वो हर खतरनाक काम करने का दम रखते हैं। मेरे ख्याल में वहां गोलियां चलेंगी। अख्तर के लोग भी वहीं होंगे, देवराज चौहान ने कहा। हम हालातों को संभाल लेंगे। तुम बहुत ज्यादा भरोसा दिखा रहे हो। उन लोगों को कम मत समझना। मैं सामने वालों को कभी भी कम नहीं समझता, पर तुम मेरी टीम को कम आंक रहे हो। देवराज चौहान चुप रहा। दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? बताया तो, सुरेंद्र पाल। मैं असली नाम के बारे में पूछ रहा हूं। यही असली नाम है। तुम्हारी मर्जी, ना बताओ। मार्कंडे बोला, काम क्या करते हो? देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। तुम्हारी आंखों के भावों को पढ़कर मैं कह सकता हूं कि तुम जैसा इंसान ना तो नौकरी कर सकता है ना ही बिजनेस। वानखेड़े ने मुझसे कहा था तुम मुझसे कोई फालतू बात नहीं करोगे, देवराज चौहान बोला। क्या मेरी बातें फालतू है? इस बात का जवाब तुम्हारे पास है। तुम अपना स्पष्ट चेहरा भी मुझे नहीं दिखाना चाहते? नहीं, मत दिखाओ, पर इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि तुम क्राइम वर्ल्ड से वास्ता रखते हो। जवाब में देवराज चौहान मुस्कुरा कर रह गया। वानखेड़े को कैसे जानते हो? तेज कदम उठाते सूर्यराम मार्कंडे ने पूछा। वानखेड़े से पूछ लेना। तुम वानखेड़े का नाम ऐसे लेते हो जैसे उसके पुराने जानकार हो। वो मुझे काफी पुराना जानता है। तुम्हारी बात मुझे समझ नहीं आ रही। अख्तर आलम को पकड़ो, उसकी तरफ ध्यान दो, मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, कोई फायदा नहीं होगा। मार्कंडे ने फिर कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद दोनों धारावी की झोपड़पट्टी में प्रवेश कर गए। पतली पतली गलियों का जाल हर तरफ बिछा था। कहीं झोपड़ी थी तो कहीं जरा जरा से पक्के मकान बने खड़े थे। लोग आते जाते दिख रहे थे। कहीं कहीं महिला अपनी झोपड़ी के बाहर कपड़े धोती नजर आ रही थी। वो बिना किसी से पूछे रास्तों पर आगे बढ़ते जा रहे थे।
720 नंबर झोपड़ी है। देवराज चौहान बोला, तुम बता चुके हो, किसी से पूछ तो लो कि 720 कहाँ है। अभी पूछने की जरूरत नहीं, इन सही रास्तों पर हम सही रास्तों पर बढ़ रहे हैं, यहाँ का चप्पा चप्पा मैं जानता हूँ। कुछ आगे जाकर मार्कंडे ने एक छोटी सी दुकान से 720 नंबर के बारे में पूछा। थोड़ी देर बाद ही वह 720 झोपड़ी के बाहर थे। झोपड़ी के दरवाजे पर पर्दा लटक रहा था। चादर को ही पर्दे का रूप दिया गया था। यह कोने वाली झोपड़ी थी, भीतर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सूरीराम मार्कंडे की नजरें इधर उधर घूमी तो उसे अपने एजेंट बिखरे नजर आ गए। देवराज चौहान सतर्क खड़ा था। मार्कंडे ने इशारे से दो एजेंटों को पास बुलाया। तुम दोनों पहले भीतर जाओगे, मार्कंडे बोला। दोनों ने सिर हिला दिए। तुम, वो पुनः धीमे स्वर में देवराज चौहान से बोला, भीतर जाना पसंद करोगे? देवराज चौहान ने हाँ में सिर हिला दिया। इन दोनों के पीछे पीछे हमने भीतर जाना है, तैयार रहना, मार्कंडे ने गंभीर स्वर में कहा। फिर आसपास बिखरी अपनी टीम के लोगों की तरफ इशारा किया। उस इशारे का मतलब वो ही समझ सकते थे, देवराज चौहान नहीं समझा। फिर मार्कंडे ने उन दोनों को इशारा किया। उसी पल उन दोनों ने रिवॉल्वर निकाले और गोली की तरह भीतर प्रवेश करते चले गए। उनके पीछे पीछे रिवॉल्वर थामे मार्कंडे और देवराज चौहान ने भीतर कदम रखा, परंतु भीतर का नजारा देखकर वे छिटक गए। एक आदमी जमीन पर चादर बिछाए सो रहा था, उसके अलावा वहां कोई नहीं था। आहटे पाकर वो उठ बैठा और हैरानी से इन्हें देखने लगा। आंखें सिकोड़े देवराज चौहान उसके पास जा पहुंचा। यह है अख्तर आलम? सूरीराम मार्कंडे ने अजीब से स्वर में पूछा। नहीं, देवराज चौहान के होंठ भिज गए। कौन हो तुम लोग? वो आदमी अजीब से स्वर में क्या उठा, रिवॉल्वर लेकर मेरे पास क्यों आए हो? देवराज चौहान ने मोबाइल निकाला और अख्तर का नंबर मिलाया। अगले ही पल उस आदमी के पास पड़े फोन की घंटी बजने लगी। देवराज चौहान ने फोन काट दिया और उस आदमी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सोहराब। अख्तर आलम कहाँ है? देवराज चौहान की निगाह उसके चेहरे पर थी। वो मुझे क्या पता, बता। देवराज चौहान गुर्राया और रिवॉल्वर की नाल उसके सिर पर लगा दी। मुझे मत मारना, रात अख्तर ठिकाने पर आया था और तभी चला गया, अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। अख्तर का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? देवराज चौहान का स्वर कठोर था। रात ही दिया मुझे फोन, मुझे नहीं पता ये अख्तर का फोन है। साथ ही मुझे 3 दिन की छुट्टी दे दी गई, वो अभी तक उलझन में था। लेकिन तुम लोग कौन हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो रिवॉल्वर है लेकर मेरे पास? देवराज चौहान सूरीराम मार्कंडे की तरफ पलटकर बोला। अख्तर समझ गया कि उसके नंबर के दम पर मैं उसके पास पहुंचा, तभी उसने अपना फोन अपने आदमी को दे दिया। वो बहुत तेज दिमाग का है और दूर की सोचता है। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता थी। तभी टीम के अन्य लोगों ने भीतर प्रवेश किया। इतनी आसानी से वो इस बात को समझ गया? मार्कंडे के होठ सिकुड़े। वो तेज है, फिर तो वो यहाँ पर नजर भी जरूर रखवा रहा होगा, कहकर सूरीराम मार्कंडे अपने साथियों की तरफ पलटा। बाहर देखो, कोई संदिग्ध दिखे तो पकड़ लो, यहाँ पर कुछ करने को है नहीं अब। वे सब बाहर निकल गए। पहले वाले 2 खड़े रहे। मार्कंडे ने सोहराब को जोरदार चांटा लगाया। वो चीख उठा, अख्तर कहाँ मिलेगा? मैं नहीं जानता, कल रात को ठिकाने पर आया था, सोहराब ने घबराकर कहा। ठिकाना कहाँ है? सोहराब ने बताया। तुम लोग करते क्या हो? मार्कंडे गुर्राया। जो काम करने को अख्तर कहता। तुम दोनों, मार्कंडे ने अपने दोनों साथियों से कहा, इसे यहां से ले चलो, कार में ही दबा कर रखो। एक काम बचा है, वो पूरा करने के बाद इसके बताए ठिकाने पर जाना है, उसके बाद इसकी बत्ती गुल करते हैं। इसके बाद मार्कंडे देवराज चौहान की तरफ पलटा। इससे पहले कि हमें देर हो, उत्तम पाले के पास पहुंच जाना चाहिए हमें। तुम उत्तम पाले को जानते हो? देवराज चौहान ने सोहराब से पूछा। नहीं, ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। देर ना करो, सूरीराम मार्कंडे कह उठा। मार्कंडे और देवराज चौहान बाहर निकले तो 5-7 दादा किस्म के लोगों को खड़े पाया। क्या हो रहा है? एक बोला। यहाँ क्या कर रहे हो? दूसरे ने कहा। मार्कंडे ने अपना क्राइम ब्रांच का कार्ड उनके सामने कर दिया। बात यहीं खत्म हो गई। वे आगे बढ़ गए। सूरीराम मार्कंडे और देवराज चौहान वापस चल पड़े। तुम्हारे साथी कहाँ हैं? देवराज चौहान ने पूछा। वे अपनी कारों के पास मिलेंगे। कल अख्तर ने तुम्हें अपने पीछे देख लिया था, तभी वो सतर्क हो गया। मार्कंडे बोला। वो सच में दिमाग रखता है। ऐसा इंसान प्रधानमंत्री की हत्या प्लान करेगा तो कुछ भी हो सकता है। मार्कंडे ने गहरी सांस ली। मुझे आशा नहीं थी कि मेरी कोशिश बेकार जाएगी। तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम कौन हो? सूरीराम मार्कंडे क्या उठा। मुझे लगता है उत्तम पाले भी हाथ नहीं आने वाला। देवराज चौहान के होठ विच गए। देखते हैं, कुर्ला ही जा रहे हैं। कुर्ला के फ्लैट नंबर 26 का दरवाजा खुला था। देवराज चौहान, सूरीराम मार्कंडे और उसकी टीम के अन्य लोग
रिवॉल्वर थामे धड़धड़ाते हुए दरवाजे के पल्लों को धकेलते भीतर प्रवेश करते चले गए। सब तेजी से फ्लैट के दोनों कमरों में फैल गए, परंतु वहां कोई भी ना मिला। देवराज चौहान के होठ बिज गए। वो समझ गया कि उत्तम पाले उनके हाथ से निकल गया। उसने जगमोहन को फोन किया। 2 बार बेल जाने के बाद जगमोहन ने कॉल रिसीव की। हाँ, उत्तम पाले कहाँ है? पता करो, वो कुर्ला के फ्लैट में नहीं है, देवराज चौहान ने कहा। पता करके अभी फोन करता हूँ। देवराज चौहान ने फोन बंद किया। तभी मार्कंडे पास आकर बोला, तो तुम्हारा नाम देवराज चौहान है, कैसे जाना? देवराज चौहान के होठों से निकला। मार्कंडे ने एक कागज और मोबाइल फोन उसकी तरफ बढ़ाया। उधर टेबल पर इस मोबाइल के नीचे ये कागज दबा था। देवराज चौहान ने कागज पढ़ा, जो कि उत्तम पाले की तरफ से था। मैं जानता हूं देवराज चौहान कि तुम यहां पर आओगे, पर तुम इतने समझदार नहीं हो। तुम्हारा दोस्त उत्तम पाले। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। वो कागज पर लिखे मजमूनों को देखता रहा। इतना तो समझ गया कि अख्तर आलम ने उत्तम पाले को यहां से निकलने के लिए कह दिया होगा। उसने मार्कंडे के फोन को देखा, फिर अपने मोबाइल से उत्तम पाले का फोन नंबर मिलाया। अगले ही पल हाथ में दबा मोबाइल बजने लगा। स्पष्ट था कि उत्तम पाले अपना मोबाइल यहीं छोड़ गया था। उसका ख्याल दुरुस्त था कि अख्तर आलम भाप गया था कि उसके मोबाइल नंबर को ट्रेस करके उसकी लोकेशन जानी जा रही है। इसी से पता चल जाता था कि अख्तर आलम किस आले दर्जे के दिमाग का मालिक है, कितने आगे की सोच लेता है। देवराज चौहान ने सूरीराम मार्कंडे को देखा। हम दोनों जगह लेट हो गए। मार्कंडे ने गहरी सांस ली। सौराब तुम्हारे हाथ में है, उसका मुंह खुलवाओ, देवराज चौहान ने कहा। हाँ, अब उसी की तरफ ध्यान लगाना है। वो जिस ठिकाने के बारे में कह रहा है उसे भी देखना है। वो और भी कुछ जानता होगा, सब मुंह खोलेगा। तुम साथ चलो। उसी पल देवराज चौहान का फोन बजा। जगमोहन था। लोकेशन कुर्ला के फ्लैट नंबर 26 की ही आ रही है, उत्तम पाले की। जगमोहन की आवाज आई। हाँ, उसका मोबाइल मिल गया है। देवराज चौहान बोला। क्या मतलब? उत्तम पाले नहीं मिला? उधर से जगमोहन चौंका। नहीं, उससे पहले अख्तर आलम भी हाथ नहीं आया। देवराज चौहान ने बताया कि गड़बड़ कैसे हुई। फिर तो हमारी सारी मेहनत खराब चली गई। अख्तर बहुत सतर्क आदमी है, जगमोहन ने उधर से कहा। बोलेरो की क्या पोजीशन है? वो वहीं खड़ी है। तुम बंगले पर पहुंचो, मैं भी वहीं आऊंगा, देवराज चौहान ने कहकर फोन बंद कर दिया। तुम किससे बात कर रहे थे? मार्कंडे ने पूछा। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता थी। बोला, कुछ नहीं। आओ, सौराब के बताए उस ठिकाने पर चलते हैं। तुम जाओ, मेरी वहां जरूरत नहीं, वहां मेरा कोई काम नहीं, देवराज चौहान ने कहा। वहां कुछ हाथ लगा तो तुम्हें बताऊंगा कैसे? तुम्हारा तो नंबर भी मेरे पास नहीं, मार्कंडे बोला। अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें फोन कर लूंगा, या वानखेड़े को बता देना। देवराज चौहान ने उसे देखा। मार्कंडे ने अपना नंबर देवराज चौहान को बता दिया। कुछ और जानते हो तो बताओ अख्तर के बारे में, सूरीराम मार्कंडे ने पूछा। पुलिस वाले हो, वो भी क्राइम ब्रांच वाले? देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। सब कुछ तुम्हारे सामने है। अख्तर आलम और उत्तम पाले का नाम, पाले के घर का पता तुम्हें बता चुका हूं। अब उन्हें ढूंढना तुम्हारा काम है। मैं इतना जानता हूं कि अगर पुलिस वाले चाहे तो हर काम कर सकते हैं। मुझे प्रधानमंत्री जी की फिक्र है, मैं जरूर अख्तर को ढूंढ निकालूंगा, सूरीराम मार्कंडे सिर हिलाकर बोला। देवराज चौहान बंगले पर पहुंचा। जगमोहन अभी तक नहीं आया था। देवराज चौहान ने मेकअप उतारा, हाथ मुंह धोए और किचन में जाकर कॉफी बनाने लगा। चेहरे पर गंभीरता ठहरी हुई थी। तभी बाहर कार रुकने की आवाज आई तो समझ गया कि जगमोहन आ गया है। उसने जगमोहन की कॉफी भी तैयार कर ली। आधे मिनट बाद जगमोहन किचन पर था। कॉफी ले लो, देवराज चौहान ने अपना प्याला उठाते हुए कहा। सब गड़बड़ हो गई। जगमोहन का मूड खराब था। हाँ, हमने तो सोचा था कि अख्तर आलम हाथ आ जाएगा। जगमोहन वहीं खड़ा रहा। इस गड़बड़ की शुरुआत कल तब हुई जब अख्तर ने मुझे अपने पीछे देख लिया था, देवराज चौहान ने कॉफी का घूंट लेते हुए कहा। उसके बाद वो इसी नतीजे पर पहुंचा होगा कि उसका फोन ट्रेस करके हम उस तक पहुंचे हैं। यही वजह है कि उसने अपना फोन किसी और के हवाले कर दिया। इस तरह अख्तर हमसे दूर हो गया। जिसके पास अख्तर का फोन था वो आदमी पकड़ में है? जगमोहन ने पूछा। हाँ। वो क्या बोला? उसने अख्तर का एक ठिकाना बताया है। बाकी सूरीराम मार्कंडे उससे बात करेगा, वो उसे छोड़ने वाला नहीं। इसी कारण कुर्ला के फ्लैट में उत्तम पाले का फोन तो मिला, पर वो नहीं, जगमोहन बोला। हाँ। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। उसे अख्तर ने ही ऐसा करने को कहा होगा। जगमोहन ने आगे बढ़कर कॉफी का प्याला उठाया और घूंट भरा। बोलेरो को लेने कोई नहीं आया, मैं फोन पर बराबर चेक कर रहा हूँ। जगमोहन गंभीर था। बोलेरो पर नजर मारने गए? उसमें डिवाइस लगी है तो देखने जाने की क्या जरूरत है, फोन पर ही पता चल। तुम ये भूल रहे हो कि हमारा वास्ता अख्तर जैसे शातिर से पड़ा है, जो अभी तक हमें मात पर मात देता आ रहा है। वो हमसे एक कदम आगे ही चल रहा है।
देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। क्या मतलब? संभव है अख्तर डिवाइस के बारे में जान गया हो या उसे शक हो गया हो कि बोलेरो के साथ ऐसा कुछ किया जा सकता है। उसने बोलेरो से डिवाइस निकलवा दी हो और बोलेरो वहां पर हो ही नहीं। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अख्तर आलम का दिमाग बहुत तेज दौड़ता है, ये बात कभी ना भूलना। अब अख्तर को ढूंढे कहां से? जगमोहन बोला। अब आसान नहीं है उसे ढूंढना। हम बार बार उसके करीब पहुंचते हैं और वह हाथ से निकल जाता है। मुझे आशंका है कि उस जैसा इंसान प्रधानमंत्री की हत्या कर पाने में सफल हो सकता है। देवराज चौहान ने कहा। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? हमें अख्तर के ठिकाने का पता है। वो हमारी नजरों में हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे हाथों से दूर हो चुका है। उस जैसा इंसान आसानी से दोबारा हाथों में आने वाला भी नहीं। 2 दिनों में अख्तर जहां जहां गया वहां से अख्तर के बारे में जानकारी मिल सकती है। मैंने उन जगहों की लिस्ट सूरीराम मार्कंडे को दे दी है। वो ही सब जगह वहां के लोगों को चेक करेगा। वो तुम्हें काबिल लगा? जगमोहन ने पूछा। हाँ, वो पक्का पुलिसिया है। हालातों को भापने की ताकत है उसमें। वानखेड़े ने सही बंदे के बारे में बताया है हमें। अख्तर को ढूंढने के लिए हमें कहाँ भागदौड़ करनी चाहिए, इस बारे में भी सोचेंगे। पहले तुम बोलेरो पर नजर मार कर आओ। जगमोहन जब दादर की मार्केट में पहुंचा, उस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। लोग बाजार की तरफ जा भी रहे थे, आ भी रहे थे। जगमोहन ने अपनी कार कुछ पहले सड़क के किनारे रोकी थी और बोलेरो वहां से स्पष्ट दिख रही थी। जगमोहन की नजर उन दोनों आदमियों पर जा टिकी जो बोलेरो के पीछे के हिस्से से टेक लगाए खड़े बातें कर रहे थे। एक ने सिगरेट सुलगा रखी थी। दोनों लोकल मुंबईया आदमी थे। 10 मिनट बीत गए पर उसे उन दोनों में कोई खास बात नजर नहीं आई। यूं ही बोलेरो के पास खड़े बातें कर रहे होंगे, जगमोहन ने मन में सोचा। बोलेरो अभी तक वहीं की वहीं खड़ी थी। उसे लेने कोई नहीं आया था। अख्तर आलम बेहद सतर्क और समझदार व्यक्ति था, तभी तो बोलेरो को अभी तक छेड़ा नहीं था। अगले ही पल जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। वे दोनों व्यक्ति बातें करते पीछे से हटकर बोलेरो के ड्राइविंग डोर की तरफ आ गए थे। जगमोहन को ऐसा आभास हुआ कि जैसे एक के हाथ में सेंट्रल लॉक का रिमोट हो। जगमोहन की सिकुड़ी निगाह उन पर ही टिकी रही। जगमोहन का ख्याल गलत नहीं था। एक के हाथ में रिमोट ही था। उसने बोलेरो खोलने के लिए रिमोट का बटन दबा दिया था। तभी तो बोलेरो के आगे पीछे की लाइटें चमक उठी थी और दूसरे ने तुरंत ड्राइविंग डोर खोल लिया। तो अख्तर आलम के आदमी आ गए बोलेरो लेने। जगमोहन सतर्क हो गया। अगले ही पल उस आदमी को स्टीयरिंग के नीचे झुककर कुछ करते देखा। फिर उसे पैंट की कमर में फंसा रखे पेचकस और अन्य औजार निकालकर स्टीयरिंग के नीचे व्यस्त होते देखा। दूसरा व्यक्ति बोलेरो से टेक लगाए खड़ा आराम से इधर उधर देख रहा था, परंतु जगमोहन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। स्टीयरिंग के नीचे ही कहीं डिवाइस लगाई गई थी। इसमें कोई शक नहीं कि वो आदमी डिवाइस को ही बेकार कर रहा था। माना कि अख्तर आलम को ऐसा कोई शक हो गया था कि वे लोग उस गाड़ी में डिवाइस लगा सकते हैं, परंतु डिवाइस तो गाड़ी में कहीं भी लगाई जा सकती है। इन्हें कैसे पता चला कि डिवाइस स्टीयरिंग के नीचे लगाई गई है? ये लोग आते ही वहां लग गए। जगमोहन के दिमाग में ढेरों सवाल आने लगे। नजरें उन दोनों पर थी। सिर्फ 3 मिनट लगे होंगे उन्हें, और वह आदमी पीछे को हुआ और उठ खड़ा हुआ। दोनों औजारों को उसने पुनः कमर के साथ पैंट में फंसा लिया और उस आदमी से कुछ कहा। उस आदमी ने जेब से कुछ नोट, शायद वे 500 के 2 नोट थे, निकाल कर उसे दिए तो वो चला गया। उसके जाने के बाद दूसरा व्यक्ति भीतर बैठा। दरवाजा बंद किया तो जगमोहन समझ गया कि वो बोलेरो लेकर यहां से जाने वाला है। जगमोहन ने फौरन मोबाइल निकालकर बोलेरो की लोकेशन जानने के लिए मैसेज भेज दिया। बोलेरो बैक हो रही थी। जगमोहन ने अपनी कार को स्टार्ट कर लिया। लोकेशन का मैसेज भेजने के 20 सेकंड के भीतर जवाब में मैसेज आ जाता था। जगमोहन को उस मैसेज के आने का इंतजार था। बैक होने के बाद बोलेरो इसी तरफ सड़क पर आने लगी। जगमोहन की कार सड़क के किनारे पर थी। चंद पलों के लिए जगमोहन ने बोलेरो से नजरें फेर ली। जब वो पास से निकल गई तो जगमोहन ने आनन फानन कार को बैक किया और फासला रखते हुए बोलेरो के पीछे चल पड़ा। शाम का वक्त था। सड़कों पर भीड़ होनी शुरू हो गई थी। 1.5 मिनट का वक्त बीत चुका था। अभी तक लोकेशन का वापसी मैसेज नहीं आया था। जगमोहन समझ गया कि बोलेरो में लगी डिवाइस को फेल कर दिया गया है। अपनी तसल्ली के लिए उसने दूसरा मैसेज भेजा, लेकिन वक्त बीत जाने के बाद भी मैसेज का जवाब नहीं आया। जगमोहन ने महसूस कर लिया कि वो सही समय पर यहां पहुंचा, वरना बोलेरो अख्तर की तरह दोबारा नजर नहीं आनी थी। बोलेरो मुख्य सड़क पर आ चुकी थी और वह फासला रखे उसके पीछे था।
बीच में 3 अन्य वाहन थे। ऐसी भीड़ में बोलेरो वाला अपना पीछा किए जाने के बारे में नहीं जान सकता था। एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले जगमोहन ने फोन किया देवराज चौहान को। बात हुई। इस वक्त मैं बोलेरो गाड़ी के पीछे हूं। जगमोहन बोला। फिर तो तुम वक्त पर वहां पहुंचे। उधर से देवराज चौहान ने कहा, सही कहा। आधा घंटा भी देर हो जाती तो बोलेरो हाथ से निकल जानी थी। उसमें डिवाइस लगी है, तुम्हें पीछे जाने की जरूरत नहीं, वो जहां भी जाएगी। डिवाइस हटा दी गई है, मेरे सामने हटाई गई। ओह, देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। अख्तर आलम की सोच का जवाब नहीं। फोन नंबर ट्रेस करने की बात को लेकर वो समझ गया कि हम बोलेरो में डिवाइस लगवा सकते हैं। मेरे सामने डिवाइस की तारों को अलग किया गया। 2 आदमी मेरे पहुंचने पर बोलेरो के पास खड़े दिखे। कुछ देर बाद एक ने रिमोट से गाड़ी खोली तो दूसरे ने डिवाइस का कनेक्शन आनन फानन हटा दिया, अपने पैसे लेकर चला गया। अब मेरे फोन पर इस बात का मैसेज नहीं आ रहा कि बोलेरो की लोकेशन कहाँ है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या? लोकेशन जानने वाली डिवाइस गाड़ी में कहीं भी लगाई जा सकती है, इंजन में, डिक्की में, सीटों के नीचे या कहीं और। ऐसे में उन्हें कैसे पता चला कि डिवाइस स्टीयरिंग के नीचे कवर के भीतर फिट है? उन्हें पता था पूरी तरह। उन्होंने कार का दरवाजा खोला, सीधा वहीं पर हाथ लगाया और डिवाइस बेकार कर दी। इस बात का उन्हें कैसे पता चल सकता है? उधर से देवराज चौहान ने कहा। तभी तो हैरत में हूं कि जगमोहन ने कहना चाहा, तुमने तो मुझे भी उलझा दिया ये बताकर। अब किस रास्ते पर है? अभी तो बोलेरो दादर से निकल रही है, लोकल ट्रेन के स्टेशन के सामने से। ध्यान रखना वो तुम्हारी नजरों से दूर ना हो। दूसरी तरफ से देवराज चौहान ने कहा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कहकर जगमोहन ने फोन बंद कर दिया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और सोफे पर आ बैठा। शाम घिर चुकी थी, बंगले की लाइटें ऑन कर दी थी। जगमोहन के फोन से यह बात उसे महसूस हुई कि अख्तर आलम उससे ज्यादा दूर नहीं है। बोलेरो के पीछे है वो, और देखना होगा कि बोलेरो कहाँ जा रही है। डिवाइस को बेकार कर देने के बाद अख्तर आलम इस बात से निश्चिंत होगा कि कोई नहीं जान पाएगा कि बोलेरो कहाँ गई। बोलेरो वहां से उठाने से पहले वहां की 1-2 घंटे की निगरानी की होगी। कोई गाड़ी पर नजर तो नहीं रख रहा, यानी कि यहाँ पर अक्सर अख्तर धोखा खा सकता था। देवराज चौहान के दिमाग में हर तरह की सोचें आ रही थी। तभी वानखेड़े का फोन आ गया। तुम मिले इंस्पेक्टर सूरीराम मार्कंडे से? उधर से वानखेड़े ने पूछा। तुमने उसे फोन नहीं किया? उसका फोन बिजी आ रहा था तो तुम्हें फोन कर दिया। मिले उससे? हाँ, दिन में कुछ घंटे उसके साथ ही था। देवराज चौहान ने कहा। वो समझदार पुलिस वाला है। हाँ, वो काबिल है, पर अख्तर आलम मेरी सोच से ज्यादा तेज निकला। क्या हो गया? देवराज चौहान ने बताया। देवराज चौहान जब सब कुछ कह चुका तो वानखेड़े का गंभीर स्वर कानों में पड़ा। वो आदमी तो मार्कंडे के पास है जिसके पास से अख्तर का फोन मिला। मार्कंडे के लिए इतना ही बहुत है, वो उसके मुंह से सब कुछ उगलवा लेगा। अभी इंतजार करो और देखो कि मार्कंडे क्या करता है। तुमने मार्कंडे से बात की? नहीं। तुमसे मिलकर वो तुम्हें कुछ कह रहा था? दूसरी तरफ से वानखेड़े ने पूछा। मैं मेकअप में था, परंतु उसने जान लिया कि मैं मेकअप में हूँ। वो मेरा असली चेहरा देखना चाहता था। कम से कम उसने मेरा नाम जरूर जान लिया है। उत्तम पाले के लिखे कागज पर मेरा नाम था। देवराज चौहान ने कहा। तुम ज्यादा देर बच नहीं सकोगे, तुम्हें मैं जरूर गिरफ्तार कर लूंगा। वानखेड़े का दृढ़ स्वर कानों में पड़ा। मेरे फोन नंबर द्वारा मुझ तक पहुंचने की कोशिश। तुमसे वादा किया है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। मौके और भी बहुत मिलेंगे। अब जगमोहन अख्तर की उस गाड़ी के पीछे है। जब भी जरूरत समझो तो मार्कंडे को फोन कर लेना। इस मामले को वो ही देखेगा। मैं फोन पर मार्कंडे को समझा दूंगा कि तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश न करे, वरना तुम इस मामले से पीछे हट जाओगे। तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? देवराज चौहान ने पूछा। खराब है। इसके साथ ही उधर से वानखेड़े ने फोन बंद कर दिया था। फोन हाथ में थामे देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव उभरे रहे। दिमाग में बहुत कुछ दौड़ रहा था। सोचे इतनी थी कि वो खुद ही अपनी सोचों को थाम नहीं पा रहा था, परंतु सोचों का आखिरी सिरा अख्तर आलम पर जाकर रुक जाता था। तत्पश्चात देवराज चौहान ने सूरीराम मार्कंडे को फोन लगाया। बेल गई, फिर उसकी आवाज आई। हेलो, मैं बोल रहा हूं, पहचाना? देवराज चौहान ने कहा। सुरेंद्र पाल कहूं या देवराज चौहान? उधर से मार्कंडे फौरन बोला। कुछ भी कह लो। तीसरा नाम भी है क्या? मैंने ये जानने के लिए फोन किया है कि सौराब के साथ तुमने क्या किया। देवराज चौहान ने पूछा। मामला चल रहा है, साले को छोड़ने वाला नहीं मैं। वो सही हाथों में आ पहुंचा है, समझ गए ना? हुआ क्या? उसने जिस ठिकाने का पता बताया था वहां पर रेड डाली गई तो वो जगह खाली मिली। खाली से क्या मतलब? आदमी कोई नहीं था, समझा। कई चीजें हमें वहां से मिली, हथियार भी मिले। अख्तर आलम का मिलना तो दूर, उसका कोई आदमी भी नहीं मिला, परंतु उस जगह को देखकर मैं कह सकता हूं कि वहां लोग थे और जगह को आनन फानन में खाली करके गए हैं। इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि सोहराब पर नजर रखवाई जा रही थी।
अख्तर आलम ने उसे अपना फोन देकर उसे छुट्टी दी तो जाहिर है उस पर नजर भी रखवाई होगी। उसे तुम्हारे हाथों में फंसते पाकर वो ठिकाना खाली कर दिया होगा। देवराज चौहान बोला, तुमने पता किया कि सोहराब और क्या क्या जानता है? उसका मुंह खुलवाया जा रहा है। मेरे ख्याल में वो अख्तर के बारे में ज्यादा नहीं जानता होगा। देवराज चौहान ने अपना विचार पेश किया। ऐसा क्यों? ऐसे मौके पर अख्तर उस इंसान को बलि का बकरा बनाएगा जो पुलिस के हाथ लगे तो उसके बारे में कारआमद जानकारी ना दे सके, यानी कि उसे ज्यादा कुछ पता ही ना हो, उसकी वजह से उसे नुकसान ना हो। तुम्हारा दिमाग तो अच्छी तरह काम करता है, सही बात सोच लेते हो। लेकिन मैं उस हरामी को पूरी तरह उधेड़ कर रख दूंगा। उसके मुंह में हाथ डालकर उसके भीतर छिपी एक एक जानकारी निकाल लूंगा। जो भी करो जल्दी करना, वक्त कम होता जा रहा है। मैं तुम्हें बताऊंगा देवराज चौहान, तुम्हारा फोन नंबर यही है ना जो अब मेरे पास आया है? हाँ, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। देवराज चौहान को महसूस होने लगा था कि मार्कंडे को शायद ज्यादा सफलता ना मिले। सोहराब नाम के उस आदमी के पास कहने बताने को कुछ खास नहीं होगा। बोलेरो का पीछा करते जगमोहन को 50 मिनट बीत चुके थे। अब अंधेरा गिरने वाला था। मुंबई की सड़कों पर रोशनियां होनी शुरू हो गई थी। दुकानों, शोरूम और अन्य कई जगहों के नियॉन साइन चमकने शुरू हो गए थे। सड़कों पर भारी ट्रैफिक था। ऐसे में वाहनों को ज्यादा रफ्तार नहीं मिल रही थी। वे मध्यम गति से रेंगते से लग रहे थे। जगमोहन को बोलेरो का पीछा करने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। सड़कों पर धीमी रफ्तार से बोलेरो जा रही थी और भीड़ की वजह से जगह जगह उसे रुकना पड़ रहा था। 1 घंटा 20 मिनट बीत गया बोलेरो का पीछा करते हुए। इस वक्त बोलेरो जिस सड़क पर थी वो सीधी गोरेगांव पर जाकर निकलती थी। 15 मिनट और बीते कि बोलेरो गोरेगांव के इलाके में प्रवेश कर गई। जगमोहन कार पर उचित फासला रखे पीछे था। अंधेरा हो चुका था। स्ट्रीट लाइट पूरी तरह रोशन थी। 10 मिनट के बाद ही भरे पूरे इलाके की एक इमारत के बंद फाटक के सामने बोलेरो रुक गई। उसकी तीव्र हेडलाइटों की रोशनी फाटक पर पड़ रही थी। जगमोहन ने अपनी कार कुछ पहले ही रोक ली थी। बोलेरो की मंजिल आ गई थी। जगमोहन की पैनी निगाह बोलेरो पर टिकी थी। उसे चलाने वाला फाटक से टकराकर वापस आती रोशनी में स्पष्ट दिखा। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। तभी फाटक खुला। फाटक खोलने वाले आदमी को हेडलाइट की रोशनी में स्पष्ट देखा। वो ठिगने कद का सेहतमंद व्यक्ति था। बोलेरो आगे बढ़ी और भीतर चली गई। फाटक बंद हो गया। जगमोहन ने कार को सड़क के किनारे लगाया और भरपूर निगाहों से उस इमारत को देखा। ये 2 मंजिला इमारत थी। बाहर पीली सफेदी थी दीवारों पर। उसकी हालत बता रही थी कि यह रिहायशी नहीं है, यहाँ कोई काम होता है। प्रवेश द्वार 7 फीट ऊंचा और इतना ही चौड़ा था। जगमोहन ने फोन निकालकर देवराज चौहान से बात की। देवराज चौहान को इमारत की स्थिति बताकर कहा, बोलेरो भीतर गई है। मैं इमारत को भीतर से देखना चाहता हूं। मैं भीतर जा रहा हूं। वहां तुम फंस भी सकते हो। मेरे आने का इंतजार करो। तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं, मैं सतर्क रहूंगा। जगमोहन फोन पर बोला, यह तुम्हारा खतरे वाला कदम होगा। तुम चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगा, जगमोहन ने कहा और फोन बंद करके जेब में रखता फाटक के साथ लगी दीवार की तरफ बढ़ गया। दीवार भी फाटक की तरह 7 फीट ऊंची थी। पास पहुंचकर जगमोहन ने उछक कर दीवार के भीतर झांका। भीतर रास्ते में 5-7 गाड़ियां खड़ी दिखी। 2-3 आदमी भी गाड़ियों में व्यस्त दिखे। वहां पर्याप्त रोशनी थी। इमारत की तरफ भी रोशनी थी। इमारत के प्रवेश द्वार की तरफ भी 1-2 आदमी नजर आए। जगमोहन 2 मिनट तक भीतर का नजारा देखता रहा। बोलेरो एक तरफ खड़ी थी, उसे लाने वाला व्यक्ति कहीं नहीं दिखा। जगमोहन ने अगले ही पल उछाल भरी दीवार पर पहुंचा, फिर भीतर कूद गया। यहाँ पर सामने से मध्यम रोशनी आ रही थी। वो देखा जा सकता था, इसलिए रुका नहीं। दबे पांव झुका झुका सा तेजी से सामने वाली गाड़ी की ओट में जा पहुंचा। अब ठीक था, उसने सोचा, कोई उसे देख नहीं सकता था। जगमोहन ने सिर आगे करके उन दोनों को देखा जो रोशनी किए अलग अलग गाड़ी पर काम कर रहे थे। वे अपने कामों में व्यस्त थे। कभी कभार आहट आ जाती थी। जगमोहन सोच रहा था कि क्या वो मैकेनिक है। तभी जगमोहन की निगाह एक तरफ नजर आते ऐसे कमरे पर पड़ी जो कि सामने से गैराज की तरह खुला था। उसे बंद करने के लिए 2 बड़े बड़े पल्ले खुले हुए थे। भीतर रोशनी थी और वहां रखे सामान को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह किसी मैकेनिक का गैरेज है। यहाँ गाड़ियां भी ठीक की जाती है। क्या यही अख्तर आलम का ठिकाना है? क्या हो रहा है यहाँ? क्या होता है यहाँ? जगमोहन मामले को समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, अब्दुल। जगमोहन की निगाह तुरंत इमारत के प्रवेश द्वार की तरफ घूमी। वहां से वो ही ठिगना बाहर निकला था जिसने फाटक खोला था। वो एक ठीक होती कार की तरफ बढ़ा आ रहा था।
कार पर व्यस्त व्यक्ति कार छोड़कर उसे देखने लगा था। क्या है? वो बोला। बोलेरो गाड़ी का पुर्जा पुर्जा करके उसे खत्म कर देना है, ठिकना पास पहुंचकर बोला। जगमोहन को सब स्पष्ट सुनाई दे रहा था। नष्ट करना है इतनी बढ़िया गाड़ी को? अब्दुल ने मुंह बनाकर कहा। ज्यादा मत बोल, अख्तर साहब ने ऐसा ही कहा है, ये काम जल्दी हो जाना चाहिए, वो ठिकना बोला। इस गाड़ी को ठीक कर लूं, आज रात तो काम नहीं हो पाएगा। क्यों? 2 गाड़ियां ठीक होने आ रही है, वो भी तो अर्जेंट है। कब आ रही है? कुछ देर में आ जाएंगी। बोलेरो के लिए तो पूरा 1 दिन चाहिए। ठिकने ने दूसरे मैकेनिक पर नजर मारी, फिर इधर उधर देखता बोला। पेठा कहाँ है? सो रहा है। क्यों? उसे उठाकर बोलेरो पर लगा दे। वो बहुत थक गया है। सुबह से बिना रुके उसने 3 गाड़ियां ठीक करके भेजी है। वो पीकर सोया है। अब उसे बोलेरो की चिंता क्यों करता है? यहां तक आ गई है तो उसका वजूद भी मिट जाएगा, अब्दुल बोला। ठिकने के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। कल शाम तक बोलेरो नजर आनी बंद हो जाएगी। सुबह पेठा को बोलेरो पर लगा दूंगा। ठीक है, कल से ज्यादा देर मत कर देना। बोलेरो ने क्या कर दिया है ऐसा कि दुश्मनों की नजर में आ गई है? तो इसका रंग नंबर बदल देता। अख्तर साहब ने इसे नष्ट करने को कहा है, कल हो जाएगी। ठिकना पलटा और वापस इमारत की तरफ चल पड़ा। कितनी देर का काम है रहमान? अब्दुल ने दूसरे मैकेनिक से पूछा। आधा घंटा और फिर गाड़ी फिट हो जाएगी, दूसरे मैकेनिक रहमान ने कहा। मेरा भी थोड़ी देर का काम बचा है, अब भूख लग रही है। मैं तो गाड़ी निपटा कर ही खाना खाऊंगा। 2 गाड़ियां और आने वाली है, आधी रात तो हो ही जाएगी। उनमें ज्यादा खराबी नहीं है, मैंने फोन पर बात कर ली थी, 2 घंटों में उनका काम निपट जाएगा। बोलेरो की क्या बात हो रही थी? उसे नष्ट करना है, दुश्मनों की नजर में आ गई है। जगमोहन समझ गया कि इस जगह को अख्तर ने अपने लोगों के लिए गैराज बना रखा है। जो लोग अख्तर के लिए काम करते हैं उनकी गाड़ियां यहाँ ठीक होती है। ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है कि उसके दल के लोगों को परेशानी न हो। गाड़ी खराब होने पर वह आधी रात को भी गाड़ी ठीक करवा सकते हैं। अब्दुल और रहमान अपने काम में पुनः लग गए थे। जगमोहन की निगाह इमारत की तरफ गई। प्रवेश गेट पर कोई नहीं दिखा। जगमोहन जानना चाहता था कि इमारत के भीतर क्या होता है। यह बात तभी पता चल सकती थी जब वो भीतर जाए। भीतर जाने में खतरा था, परंतु यहां से वापस भी नहीं जा सकता था बिना जाने। खतरा तो उठाना ही था। जगमोहन ने अब्दुल और रहमान की तरफ देखा। वे दोनों पूरी तरह अपने कामों में व्यस्त थे। जगमोहन ने खुद को तैयार किया। सब ठीक पाकर गाड़ी की ओट से निकला और गोली की रफ्तार से बेआवाज इमारत के गेट की तरफ दौड़ा। इस बात का पूरा अंदेशा था कि अब्दुल या रहमान में से कोई उस वक्त यूं ही नजर उठाकर इस तरफ देख ले या फिर इसी वक्त इमारत में से कोई बाहर की तरफ आ जाए, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जगमोहन इमारत के प्रवेश दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजा खुला था। सामने 8 फीट चौड़ी गैलरी जा रही थी। गैलरी के बीच में दोनों तरफ 2-2 रास्ते जाते दिख रहे थे। यहां रुकना ठीक नहीं था। जगमोहन आगे बढ़ता चला गया। जेब पर हाथ रखकर वहां मौजूद रिवॉल्वर का एहसास पाया। वो नहीं जानता था कि यहाँ पर कितने लोग मौजूद थे। एक तो वो था जो बोलेरो लेकर यहाँ आया था, दूसरा ठिकना व्यक्ति था, 2 मैकेनिक बाहर थे और एक पेठा नाम का मैकेनिक कहीं पर सोया पड़ा था। यानी कि 5 लोगों के होने का तो जगमोहन को पता था। गैलरी का पहला मोड़ आते ही जगमोहन ठिठका, रिवॉल्वर निकाली और सिर आगे करके झांका। सामने इसी तरह की गैलरी दिखी, परंतु दोनों तरफ थोड़े थोड़े फासलों पर दरवाजे भी दिखे। 2 दरवाजे खुले थे, बाकी बंद थे। उल्टी तरफ भी ऐसी ही गैलरी थी। गैलरी में खड़े होकर दूसरी सामने वाली गैलरी में देखा जा सकता था। ये खतरे वाली बात थी। एक गैलरी में जाता तो उसके ठीक सामने वाली गैलरी से उसे देखा जा सकता था। जगमोहन ने आगे वाली गैलरी की तरफ देखा। वहां भी दोनों गैलरी ठीक आमने सामने थी। सोचों में डूबा जगमोहन चंद पल ठिठका रहा, लेकिन वो ये भी जानता था कि अब सोचने का वक्त नहीं है। रुकने और पलटने में भी उतना ही खतरा है जितना कि आगे बढ़ने में। रिवॉल्वर संभाले सतर्कता से जगमोहन गैलरी में प्रवेश कर गया। उसका रुख कमरे के खुले दरवाजे की तरफ था। रह रहकर वो पीछे ठीक सामने पड़ने वाली गैलरी की तरफ भी देख लेता था। जगमोहन दरवाजे के पास पहुंचा और जरा सा सिर आगे करके भीतर झांका। भीतर तेज रोशनी फैली थी। सामने ही एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था। उसकी पीठ थी दरवाजे की तरफ। उसके कंधे चौड़े थे। वो लंबे कद का दिख रहा था। पहनावे में पैंट कमीज पहन रखी थी। उसके सामने टेबल थी जिस पर 4-5 टेलीस्कोपिक गन रखी थी। कमरे में गहन सन्नाटा छाया था। टेबल पर विस्की की आधी भरी बोतल और गिलास थे जिनमें कुछ कुछ विस्की मौजूद थी। जगमोहन ने गिलासों से अंदाज लगाया कि कमरे में 2 व्यक्ति होने चाहिए। गहरी खामोशी से जगमोहन ने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा व्यक्ति किसी काम से कमरे से बाहर गया हो, वो वापस लौटने वाला हो। ऐसा हुआ तो हालात उसी पल बदल जाएंगे। वो इन लोगों की नजरों में आ जाएगा। फिर
तभी कमरे से सौर उभरा। यह गन बहुत बेहतर है। जगमोहन भीतर ही झांक रहा था। कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के कंधे हिलते दिखे तो जगमोहन समझ गया कि वो ही व्यक्ति बोला है, यानी कि भीतर दो व्यक्ति मौजूद है। पाकिस्तान में इस गन को मैंने 15 गनों में से चुना था। यहाँ के मिनिस्टर शौकत खान को मैंने इसी गन से मारा था। हरामी पाकिस्तान से हम लोगों को साफ करने की रट लगाए हुए था। तुम भी इसी गन का इस्तेमाल करना, सफलता मिलेगी। तभी जगमोहन ने दूसरे व्यक्ति को सामने आते देखा। उसके हाथ में एक गन थमी थी। उसने गन टेबल पर रखी और गिलास उठाकर एक ही सांस में खत्म कर दिया। आप लोग इस इंसान को पहचानते हैं। यह उत्तम पाले है, जिसका क्लीन शेव्ड चेहरा चमक रहा था। कमीज पैंट पहने इस वक्त वो बढ़िया आदमी लग रहा था। शेख, उत्तम पाले ने मुस्कुराकर उस व्यक्ति से कहा, मैंने पाकिस्तान के किसी मंत्री को नहीं उड़ाना है। गन को क्या पता कि तुम किसको उड़ाने वाले हो। शेख भी मुस्कुरा पड़ा। गन ने तो अपना काम करना है। गन को सब पता रहता है। उत्तम पाले ने सिर हिलाकर पक्के स्वर में कहा, इस बार मेरा शिकार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में गन को समझना होगा कि वो ठीक से काम करे। जब तक गन नहीं मानेगी, मेरा काम ठीक कैसे होगा। तुम्हारी बात मेरी समझ से बाहर है उत्तम पाले। गन का चुनाव तुम मुझे ही करने दो, अपनी राय मुझे मत बताओ। पाले हाथ मलते हुए कह उठा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम्हारी उलझन कम करने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें बता सकूं कि कौन सी गन ज्यादा बेहतर है। इस वक्त तुम्हारे सामने सब बेहतर गने हैं। जो तुम्हें पसंद आए चुन लो। जगमोहन सांसें थामे सब सुन रहा था। तो उत्तम पाले यहाँ पर है। यहाँ प्रधानमंत्री की हत्या के लिए गन का चुनाव चल रहा है। इसका मतलब उत्तम पाले निशानेबाज है। यही वजह है कि अख्तर आलम को इसकी ज्यादा परवाह है। दोस्तों, ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं और इसके आगे की तेज रफ्तार कहानी को हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 3 में। इसी तरह की रोमांचक कहानियां हमारी मेंबरशिप जोन पर भी उपलब्ध है। आप वहां भी हमारी मेंबरशिप लेकर के कहानियों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।